वी आर लाइव। हाँ। नमस्कार। शहर टॉकीज के शो गपास्टिक में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। इस बार हम पंजाब से अ, रंगमंच की एक ऐसी शख्सियत को लेकर आपके बीच में आए हैं जिनका नाम पंजाब के बाहर के इलाकों में भी वैसा ही गूंजता है जितना कि शायद पंजाब के गली कूचों में गूंजता रहा है रंगमंच को लेकर। लगभग 40-45 सालों से वो रंगमंच में सक्रिय है। और सक्रिय ही नहीं, इसको कहते हैं कि अगर कोई धुआंधार पाली खेलता रहा हो लगातार, जैसे सहवाग हो या धोनी हो जैसे प्लेयर जो लगातार ही अपने चौको छक्कों के लिए मशहूर होते हैं, तो भारतीय रंगमंच में पंजाब के रंगमंच से आया हुआ एक ऐसा नाम केवल धालीवाल है जो लगातार ही धुआंधार पाली खेलते रहे हैं काफी वर्षों से। और उनके काम के चर्चे न सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब के बाहर भी लगातार होते रहे। लगभग 250 से ज्यादा नाटक निर्देशित कर चुके हैं, 150 से ज्यादा नाटकों में इन्होंने अभिनय किया है, 80 से ज्यादा मेरे ख्याल से जो है चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स किए हैं, नेशनल थिएटर वर्कशॉप आयोजित करते रहे हैं 2001 से, और एक नेशनल थिएटर फेस्टिवल ये अमृतसर में करते रहे हैं। तो इतना सारा काम, इतना सारा जुनून जो एक व्यक्ति के भीतर देखने में आता है, उस व्यक्ति का नाम केवल धालीवाल है। तो केवल सर से आज हम उनके रंगमंच, उनकी जर्नी जो है, उनकी चुनौतियां, उनके जो संघर्ष हैं और जो कुछ उन्होंने अचीव किया, कितने संतुष्ट हुए अपने काम से और क्या क्या करने का प्लान आखिर बाकी रह गया है, और साथ में पृष्ठभूमि में आखिर कौन से लोग थे जिनके अंदर ये ट्रेंड हुए, जिनको देख के इनको लगा कि मुझे थिएटर में इस तरह से काम करना है, उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा पंजाबी रंगमंच के बारे में बात करेंगे। और उनके साथ बात करने के लिए हमारे बीच बलविंदर सिंह जी हैं। बलविंदर आर्ट में का अच्छी खासी रुचि रखते हैं और दखल रखते हैं। साथ में वो ट्रेवलर हैं, खुद पढ़ाते हैं, टीचर हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो हम आज की बातचीत से उन दोनों शख्सियत को जान पाएंगे और शायद पंजाब के काम को, पंजाब के रंगमंच को और केवल सर के काम को एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। बलविंदर जी। जी जी, नमस्कार नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, प्रभाकर जी, पंजाबी की कुछ लाइंस हैं, सतरें हैं किस पोएम की कि मैं जिन्ना लोकां लई पुल बन गया सा, जदों मेरे तो दी लंघ रहे सन, मैं सुनिया मेरे बारे कह रहे ने, कित्थे रह गया वो चुप जिहा बंदा, सानू ते पहला ही पता सी उस विच दम नहीं है। ये जो लाइंस हैं, ये जो पंक्तियां हैं, ये हमारे पंजाबी के सुरजीत पात्र जी एक शायर हैं, हमारे बहुत बड़े शायर हैं। और जी मैं इसलिए इनको कोट कर रहा हूँ, इनके हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये केवल सर खुद पात्र साहब की कुछ एक पोएम पे इन्होंने बहुत से अपने जो नाटक है उनमें थीमेटिक लाइन इन्होंने इस्तेमाल की है। तो एक थोड़ा सा जो सांझ है, एक जो हमारा पुल का काम करती है, इसलिए मैं केवल सर से पहले खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और एक माफी मांगता हूँ कि मैं पंजाबी जुबान का जो बंदा हूँ और मुझे आज थोड़ी सी हिंदी बोलने को जो कहा गया है, अगर बीच में वो हमारा टच जो आता है पंजाबियों का, वो आएगा ही आएगा, वो जाएगा नहीं। जाहिर सी बात है, आने तो दीजिए इसलिए उसको। पहले से माफी मांगता हूँ। नहीं तो नहीं, उसके लिए माफी मांगने की बात नहीं है। केवल सर, वेलकम जी, खैर मकदम जी, आपका। हाँ। थैंक यू बलविंदर, थैंक यू। केवल सर, आजकल पंजाब में एक जो मॉनसून चल रहा है और आप रंगमंच से जुड़े हुए हैं, रंगों से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व हैं, तो जो मौसम है वो कैसा आपके शहर में, और आप वो आपकी जिंदगी में कैसा दखल दे रहा है इन दिनों? एक्चुअली दखल उसने ऐसा दिया इस मौसम ने कि उसकी दखल की वजह से हमारे बहुत सारे रंग जो है वो बेरंग हो गए, है ना। तो अच्छा। हम क्योंकि हमारा ये जो पिछले 3-4 महीने का जो पीरियड निकला है, ये हमारा पूरा रंगों से भरा पीरियड होता है। मगर ये कोरोना की वजह से, ये सारे लॉकडाउन की वजह से, ये सारे ही जो हमारी थिएटर वर्क्स, हमारे फेस्टिवल्स, हमारे शोज, वो टोटली बंद हो गए। हमारी जो नई प्रोडक्शंस इन दिनों तैयार होती हैं वो हाँ। बंद। तो इस तरह से इसकी दखल अंदाजी रही पूरी तरह से हमारी जिंदगी में। मगर
मैं बहुत पॉजिटिव हूँ बलविंदर। मैं कभी हारता नहीं हूँ, मगर इसीलिए मैं लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से पढ़ता रहा, लिखता रहा। मैंने बहुत सारी लॉकडाउन खुलते ही मेरी अभी 3-4 किताबें छप के आ गई हैं नाटकों की, क्योंकि जो सर मैंने मेरा यही सब केवल सर मेरा यही सवाल था कि जो एक कलाकार है, जो एक रंगकर्मी है, जो एक फनकार है, वो उसके लिए वो यात्रा जो होती है वो अंदर की भी यात्रा होती है। इसीलिए मैंने बोला कि जो लिखने का, जो सृजना और जो ये नाटक का स्क्रिप्ट का जो काम होता है, वो आप जो बैठ के इन दिनों काफी अच्छा, क्योंकि बाहर की दखलंदाजी जब खत्म होती है, वहां से अंदर का एक जो गुलाब खिलता है, वो शायद आपको उसका रंग आपने देखा होगा इन दिनों अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी नई चीजें। कई बार होता है ना, आप अकेले बैठते हैं लॉकडाउन के दौरान, तो वो खुद को देखने का भी एक मौका मिलता है। जो आपने पहले से लिखा होता है, जो आपने पहले से किया है, बहुत सारी मैंने अपनी प्रोडक्शंस को उनकी वीडियो दोबारा देखी, बहुत सारी किताबें अपनी दोबारा पढ़ी, तो कई चीजें अब उसके नए मीनिंग समझ में आए कि अच्छा ये मैंने ऐसे किया था। खुद को भी याद नहीं है कि अच्छा ये मैंने ऐसे किया था, मगर इसके अभी अगर उसको दोबारा करता हूं तो इसके क्या अर्थ बदल जाएंगे, या इसी अर्थ में, इसी मीनिंग में ये चीज दोबारा जाएगी। क्योंकि रंगमंच है ना, तो रंगमंच हर दिन नया होता है रंगमंच के लिए। जो शो आज हुआ वो कल वैसा नहीं होगा। तो रंगमंच तो बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो तो एक आग की तरह होता है ना, कि आग, अगर आप किसी आग की तस्वीरें लें तो वो एक जैसी कभी नहीं आएंगी, नहीं तो है ना, तो वो तस्वीरें बदल जाती हैं। इसी तरह थिएटर भी, जो आज शो हुआ वो कल वैसा नहीं होगा, परसों वैसा नहीं होगा, और या तो बहुत अच्छा होगा या खराब होगा या थोड़ा ठीक ठाक होगा, मगर केवल कुछ सर चेंज रहेगी इसमें। हाँ, केवल सर वो क्योंकि मैं बीच में इसलिए आपको थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि एक तो ये शहर जो हमारा पेज है, ये पूरा हिंदुस्तान और क्योंकि हिंदी बेल्ट में भी जाता है, इसलिए वो जो हमारी जुबान पंजाबी से हम थोड़ा सा स्विच ऑन दूसरे में हो गए हैं, तो साथ में हमारे लाइव क्वेश्चंस होंगे, कुछ टिप्पणियां करेंगे हमारे दर्शक, इसलिए जब भी वो टिप्पणियां आएंगी मैं बीच में आपसे बात करता रहूंगा उस की। नहीं तो प्रभाकर सर और कांक्षा भी मुझे वो गाइड करते रहेंगे, इसलिए वो अपने जहन में एकदम से रख के चलना। और दूसरा सर, क्योंकि ये शहर रंगमंच के हवाले से है, तो मैं खुद चाहता हूं कि अगर मेरा क्वेश्चन कहीं इधर उधर हो जाए तो आप भी मुझे वो टोक सकते हैं कि नहीं नहीं, बलविंदर, हमने आप मुझसे कुछ भी पूछिए, हाँ। जवाब मैं रंगमंच तो का ही दूंगा, तो है ना? अब चलो मैं वापस आता हूँ कि केवल धालीवाल जब अपनी एजुकेशन ले रहे थे, जब अपनी स्टडी कर रहे थे, जब अपनी जिंदगी के जो सपने हैं, जो ख्वाब हैं, वो जब बुन रहे थे, तो उनके सामने एक पूरी दुनिया थी, एक पूरा जो कैनवस था बिखरा हुआ। पर केवल धालीवाल ने रंगमंच थिएटर ही क्यों चुना? कविता भी थी, ब्रश भी था, बुत तराशी भी थी, गायकी भी थी, बहुत से आपके आसपास बहुत से आयाम थे, लेकिन केवल का जो दिल्लगी है वो थिएटर के साथ ही क्यों होगी? अगर आप इसको थोड़ा सा हाँ दे दे मेरे को आंसर। इसमें जी बलविंदर, एक तो ये है कि जब मैंने थिएटर शुरू किया था, क्योंकि हमेशा जैसे होता है कि आपको पता ही नहीं होता है, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आप काम करते हैं। तो मेरे तो बिल्कुल खानदान में क्या, पूरे आसपास के 36 गांव में कोई थिएटर नहीं करता था। मेरे कोई भी परिवार में थिएटर वाला नहीं था। तो मैं जब थिएटर के लिए निकला, स्कूल में थिएटर किया, मैंने 78 में गुरशरण जी को ज्वाइन कर लिया था। तो गुरशरण सिंह जी तो उनके थिएटर ग्रुप को मैंने 78 में ज्वाइन कर लिया था। उससे पहले 2-3 साल मैं स्कूल में करता रहा। तो मैंने तब 10th किया था मैं, और उसमें प्रोफेशनली, यानी कह लीजिए वो ग्रुप था, तो उसको ज्वाइन किया। तो फिर मैंने 10 साल जो गुरशरण जी के साथ थिएटर किया 88 तक, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पूरे एक जर्नी थी 10 साल की। कि उन 10 सालों में वो पीरियड ऐसा था कि जैसे पंजाब में वो पूरा एक आतंकवाद का दौर था। तो शाम को जैसे 6 बजे के बाद तो बाजार बंद हो जाते थे, मगर एक रंगमंच था जो जागता रहता था, जो खुला रहता था। हम लोग गांव-गांव में जाते थे, थिएटर करते थे, नाटक दिखाते थे।
एक से दूसरे गांव, तीसरे गांव, यानी उन दिनों ने हमें एक बहुत कमिटमेंट हमें बहुत दी, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किया कि चाहे आपके सामने बंदूकें हैं, गोलियां हैं, बहुत कुछ है। तो उस समय ने हमें सिखाया बहुत कुछ कि आपको लाइफ में कैसे खड़े होना है। मैं उन दिनों कॉलेज भी पास कर रहा था, बाद में जॉब भी करनी शुरू कर दी। मगर फिर एक मौका ऐसा भी आया कि 88 में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लिया। उसका जो सवाल आपने पूछा ना कि ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा थिएटर ही करना चाहिए, तो मुझे ये पता नहीं कैसे ये बन गया कि ये मेरे दिल के बहुत करीब ये चीज बन गई। उन दिनों ये नो डाउट के मैं अच्छा गा लेता था, मुझे पोइट्री से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं बहुत सारी पोइट्री को ड्रामेटाइज करता आप इस्तेमाल करते हो, आप रंगमंच पे भी इस्तेमाल करते हो? हाँ, बहुत करता हूँ। तो मगर उसके बावजूद हम लोग जब भी गुरशरण जी के साथ दूसरी स्टेट में, क्योंकि मैंने गुरशरण जी के साथ 83 में कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन सब जगह हमने घूम लिया था, बहुत सारे शोज किए थे। तो फिर दूसरी स्टेट में जब भी हिंदुस्तान में जाते थे तो बड़ा एक कहा जाता था कि जो पंजाब का थिएटर है ये दूसरी बंगाल की तरह, महाराष्ट्र की तरह, उसके जिसे बोलते हैं पंजाबी में कि उसके हाणदा नहीं है ना, हाणदा नहीं है, तो उसके बराबर का नहीं है। तो मुझे ये बहुत लगता था कि ये लोग शायद हमें गाली दे रहे हैं, ये हमें मेना मार रहे हैं, ये हमें इस तरह से कह रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं है, तो ताना दे रहे हैं, वो ताना दे रहे हैं। तो मुझे लगता था ये मुझे कह रहे हैं, ये चाहे वो कोई कॉमन बात करता था, किसी सेमिनार में बात होती थी, हमारे पंजाब वाले ही खुद बहुत बातें करते थे कि हमारा पंजाबी थिएटर तो ऐसे ही है, यानी खासतौर पे जो यूनिवर्सिटी में से जुड़े हुए लोग थे सेमिनारों में, तो वो लोग ऐसी बातें ज्यादा बनाते थे। फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे थिएटर करना है तो, हालांकि जो मेरी जॉब थी वो परमानेंट थी, मुझे पूरा प्रोविडेंट फंड कटने लगा था सारा कुछ, तो तब मैंने 4 साल हो गए थे मुझे जॉब करते हुए भी, तो मैंने कहा छोड़ो, मैंने एडमिशन लिया, अप्लाई किया, मुझे पहले साल ही पहली उसमें मेरा एडमिशन हो गया। तब रतन थे, हम डायरेक्टर थे वहां पे, तो इस बात का मुझे हमेशा गर्व रहता है। ये एनएसडी की बात कर रहे हैं? ये एनएसडी की बात है। तो 88 में जब मैंने अप्लाई किया, रतन थे, हम डायरेक्टर थे, बीएम शाह वाज देयर, तो ये मुझे इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज के सामने जब मेरी सिलेक्शन हुई तो मुझे बहुत, हमेशा आज तक मुझे ये गर्व रहता है कि मेरी सिलेक्शन बीएम शाह, रतन थे, ने उन लोगों ने की है ना, तो जो दिग्गज थे। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने रिजाइन कर दिया। तो मुझे वो स्कूल वाले कहने लगे कि आप 3 साल की छुट्टी ले सकते हैं, स्टडी लीव होती है। तो मैंने कहा कि मुझे आपके पास वापस ही नहीं आना है, तो मैंने तो छोड़ा ये, है ना। तो फिर बस जो उसके आगे के 3 साल, तुसी इतना बड़ा रिस्क ले लिया, इतना बड़ा आपने रिस्क ले लिया, और उसके पीछे कौन सी एनर्जी काम कर रही थी एकदम से? नहीं तो लोग कहते यार क्या पंजाबी में तो भूखे मरोगे, ये तो आज भी ऐसा कहा जा रहा है हमारे इस फील्ड में। बस उसके पीछे एक यूं मेरे घर से भी सपोर्ट थी, ऐसा नहीं था। बिगिनिंग में तो जैसे हर माँ बाप कहते हैं कि तू ये क्या कर रहा है, शुरू में मेरे माँ बाप ने भी कहा, मेरे फादर साहब, जैसे मैंने बताया हमारे तो खानदान में कोई नहीं था थिएटर वाला, तो उन्होंने भी कहा कि तू जट्टा दा मुंडा होके रासियां वाले काम करने लग पे। तो मेरी माँ कहती कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएगा। तो मैं आज तक नहीं सुधरा हूं, मैं बस लगा हुआ हूँ, है ना उसमें। तो सर ये बिगड़े हुए बच्चे को मेरा एक और सवाल है, साथ में साथ आप लेते रहना। हाँ सर, आपने जो जितना आपकी जो यात्रा है इस थिएटर की, तो आपने तो बहुत सी मूवमेंट साथ साथ देखी है। जब सोशलिस्ट होते थे हमारे गाँव में, नाटक प्ले होते थे, और उसके बाद एक ये नक्सलवाद और ये मूवमेंट चली, उसके बाद पंजाब की प्रॉब्लम रही, और उसके बाद ये सारा सैटेलाइट एंड ये एक नए तरह की जो सोशल मीडिया की जिस किस्म की इंटरफेरेंस है ये हुई, तो ये इस सारी जर्नी में वो पंजाबी नाटक कहाँ कहाँ बदला, और उसमें केवल धालीवाल कहाँ कहाँ खुद बदले, या जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ हुई, या उनको लगा कि नहीं मैं इतना नहीं बदला पर मैंने बदलते हुए बहुत कुछ देखा है।
ये पंजाबी नाटक की जर्नी साथ साथ में मतलब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही कि जैसे मैंने 75 76 में स्कूल में था, शुरू किया, उस वक्त इमरजेंसी का पीरियड था, है ना, उस तरह के नाटक। यानी बलविंदर, एक चीज तो है कि जो पंजाब का थिएटर है ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है। हाँ, सही। कोई भी सिचुएशन, पॉलिटिकल चेंज होती है, सोशली चेंज होती है, जैसे अभी आप देखेंगे हमारे पंजाब में इतनी प्रॉब्लम्स है, दुनिया में तो सब जगह होती है, मगर जिस तरह से जो किसानों की प्रॉब्लम आई, खुदकशी की प्रॉब्लम आई, यंग लोगों की नशे की प्रॉब्लम, नशा कर रहे हैं बच्चे, तो हमारे थिएटर ने इमीडिएटली रिएक्ट किया उस तरह से, है ना। तो मुझे लगता है सबसे पहले थिएटर ही रिएक्ट करता है, शायद गल्प और कहानी शायद थोड़ा सा लेट आता है उसमें, वो जॉनर का भी मसला है ये थोड़ा सा शायद। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया कि उस वक्त इमरजेंसी पीरियड था, नक्सलाइट दौर अभी खत्म हो गया था, मगर फिर भी बहुत सारे लोग थे, पृथ्वीपाल रंधावा जैसे लोग थे, यंग लोग थे, जो मूवमेंट नौजवानों की चल रही थी, और हमारे कॉलेज में भी वो मूवमेंट थी। तो तब एक बस किराया कोड, पंजाबी में उसको बस किराया कोड, तब बसों के किराए बहुत बढ़ गए थे, बहुत बड़ी मूवमेंट एक चली थी। ये बात होगी कोई 79 80s की बात, 80s का दौर होगा शायद। तो उस वक्त हमने भी उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, तो हम भी नारे लगाते हुए सड़कों पे आए, हमने भी पुलिस के डंडे खाए, वो हमें पकड़ के जेल में भी ले गए, यानी ये सब भी साथ साथ चलता रहा, हम उसका हिस्सा बने। हमने उसके साथ साथ ही हमने क्योंकि 78 में पंजाब प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी, तो एक आतंकवाद का दौर भी शुरू हो गया था, तो हमने वो भी बहुत कुछ अपनी आंखों के सामने देखा कि कहाँ हमें धमकियां मिल रही थी कि आप वहां मत पहुंचिए, वहां पे गोलियां चल जाएंगी, आप ये मत करिए। कई बार हमें नाटक करने जा रहे हैं, रास्ते से हमें पुलिस उठा लेती थी कि आप वहां मत पहुंचिए। गुरशरण पाजी के साथ आप तब होंगे, वो तो बिल्कुल डायरेक्ट, वो तो डर दहशत तो कोई उनके तो मन में होता नहीं, वो तो डायरेक्ट लड़ रहे थे होते स्टेज पे, बाहर उनके खिलाफ लोग खड़े होते और वो कहते नहीं मैं नहीं डरूंगा। तो आप उन्हीं के साथ शायद उन दिनों थिएटर कर रहे थे। जी, मैं उनके साथ ही था। मैंने जैसे बताया 78 से 88 मैंने गुरशरण जी के साथ थिएटर किया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था। तो जो आपने मुझसे सवाल पूछा था, सो ये जो मूवमेंट्स थी मेरे साथ में चल रही, कि जो मैंने इमरजेंसी से लेकर शुरू किया, तो इन सब चीजों ने हमें स्ट्रॉन्ग बहुत किया, और इसके साथ लिटरेचर ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किया। क्योंकि गुरशरण जी, आपको याद होगा कि हर शो के बाद गांव में वो अपने साथ किताबें लेकर चलते थे, बहुत कम रेट पे, 1 रुपया 2 रुपए की किताब होती थी। संतराम उदासी, पाश, वरियाम संधू, सुरजीत पात्र, इनकी वो कविताएं, नावल, कहानियां, बलराज साहनी के लिखे हुए, तो वो हम लोग आफ्टर द शो लोगों को बेचते थे 1 रुपए 2 रुपए में। जो अच्छा लिटरेचर है लोगों के साथ जाए, और वो लिटरेचर हमने पढ़ा भी। उन दिनों रशियन लिटरेचर बहुत आ रहा था, सही। वो प्रगति प्रकाशन और रादू का प्रकाशन, ये सारा वहाँ बहुत होता था। तो वो मैंने रशियन लिटरेचर बहुत, तभी हमने मदर, पैना और बहुत सारी ऐसी किताबें, दस्तोवस्की, वो गोरकी, टॉल्स्टॉय, चेखव, ये तब था। तो ये जो लिटरेचर, थिएटर, ये मूवमेंट्स, सो इतना कुछ जुड़ रहा था हमारे साथ साथ में। तो उन दिनों एक और मौका बन गया कि हमें 83 में भोपाल में बीवी कारन जी ने एक स्ट्रीट प्ले थिएटर वर्कशॉप किया था। तो उसमें गुरशरण जी, कन्हाई लाल मणिपुर से आए थे, और बॉम्बे से, दिल्ली से अनुराधा कपूर, रत्ती भारथोलोमी, ऐसे अंकुर जी थे, ऐसे बहुत सारे दिग्गज और भी थे। तो हमें उनका काम भी देखने को मिला। मगर उस स्ट्रीट थिएटर फेस्टिवल में, वर्कशॉप में, गुरशरण जी को बहुत एक, कह लीजिए कि एक ताज मिल गया, बहुत बड़ा उनका नाम हो गया पूरे हिंदुस्तान में। 83 में वो एक चेंज आई। और फिर एक और मूवमेंट थी जो अभी भी है, जो जन संस्कृति मंच, एक बहुत बड़ा मंच है हिंदुस्तान में, जो लेफ्टिस्ट जो थिएटर के लोग हैं उनके साथ। तो तब उन्होंने गुरशरण जी को उसका प्रेसिडेंट भी बना दिया। फिर हमें उनके साथ मिलकर पूरे हिंदुस्तान में टूर करने का मौका मिल गया। कि हमें बहुत सारे बिहार के, यूपी के, नैनीताल, लाल कुआं और गुजरात के गांव में जाने का मौका मिला।
और उसके साथ पूरी जो एक मूवमेंट थी उन लोगों से, जो गदर नाम से जो सिंगर थे और लेफ्ट के बहुत बड़ा नाम था उनका, रेवोल्यूशनरी सिंगर, वो गाने गाते थे। उन दिनों सफदर हाशमी थे और ये दिल्ली से शमसुल इस्लाम थे। ये सब लोग देखे बड़े नाम जो काम करने वाले थे। तो ये इन लोगों से मिलना जो होता था, तो इन लोगों ने मेरे अंदर वो पूरी एक ताकत, एक कमिटमेंट भर दी कि तुम्हें तो थिएटर ही करना है। इसीलिए मैंने वो जब नौकरी छोड़ी, रिस्क लिया, एडमिशन मिल गई एनएसडी में, तो 3 साल वो थे जो बलविंदर मेरे के 3 सालों ने मेरी आंखें खोल दी कि पूरी एक अलग दुनिया थी। मैं पंजाब से था, यहाँ एक अलग दुनिया थी। वहां बहुत दिग्गज टीचर मिल रहे थे, बड़े दिग्गज, और मुझे वर्ड ड्रामा पढ़ने का मौका मिला, क्लासिकल ड्रामा पढ़ने का मौका मिला। मुझे निभा जोशी जैसी टीचर थी जो क्लासिकल पढ़ाती थी, और हमारे साथ रीता कोठारी थी जो हमारे साथ बॉडी मूवमेंट में काम करवाती थी। रॉबिन दास जैसे डिजाइनर थे, अंकुर जी, सुरेश भारद्वाज, अशोक सागर भगत, यानी अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, जर्मन से डायरेक्टर आ रहे थे हमारे साथ काम करवाने के लिए। सो ये मेरे लिए एक अलग दुनिया थी, और पूरे का पूरी एक बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें मुझे पढ़ने को मौका, मैं पढ़ता बहुत था, मैं आज भी बहुत पढ़ता हूँ। तो अभी जितनी केवल सर ਇਹ किताबां दी दुनिया दा तुसी जो हवाला दिता, मतलब जो आपने प्रसंग दिया है इन सभी चीजों का, पंजाबी नाटक का जब तवारीख देखते हैं, इतिहास देखते हैं, तो ये आईसी नंदा से, ये आज से करीब 1918 में शायद वो दुल्हन पहला उनका 13 में लिखा है, 1913 में 14 में खेला गया। हाँ, और ये सुभद्रा दुल्हन से शुरू होता है। तो मेरे ख्याल में 100 साल हम उसको बोलते हैं कि लगभग 100 साल हो गए पंजाबी 100 साल से ज्यादा। हाँ। तो वो लगातार बड़ी बड़ी हस्तियां वो थी, और एक लगातार पंजाबी थिएटर को आज तक, चाहे वो ये गुरशरण पाजी तक आया, या बलवंत गार्गी तक आया, या ये अजमेर औलख और आत्मजीत तक, और आप तक पहुंचता है, केवल धालीवाल तक ये प्ले और ये रंगमंच पहुंचता है। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आप लोग आते थे। अभी आपने बताया बड़े बड़े लोगों से और तजर्बे से और किताबों से आता है। आज का जो सिनेरियो मैं देखता हूँ, मतलब उसमें ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, पर्सनैलिटीज हैं, ये तो अब जो रिटायर हो रहे हैं वो तो हो गए, पर नए लोगों में बहुत कम ये मैं बोलता हूँ मेहनत जो है, जो जैसा आपने बोला है कि वो बहुत कठिन दौर भी था, उनमें से जान तक का खतरा होता था। अब लोग एकदम से उठते हैं और बिना ट्रेनिंग भी नहीं, और एक ग्रुप सा बनाते हैं, फिर वो चलता है। ये इससे क्या मुझे लगता है कि पंजाबी प्ले में क्या एक गहराई कम होती जा रही है, या मैं ऐसे ही, मेरा डर है, ये खौफ है जो लंबा समय नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां मुझे आज नहीं दिख रही उतनी जितना पहले था। मुझे ये लग रहा, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ उसको। नहीं, इसमें देखिए पंजाबी नाटक का या थिएटर का कसूर नहीं है, बल्कि पंजाबी थिएटर ने तो बहुत ग्रो किया है, बहुत ज्यादा। ये सोसाइटी की ही प्रॉब्लम बन गई है क्या आज में? इस सोसाइटी की प्रॉब्लम बन गई है बहुत सारा, मगर कहीं ना कहीं कुछ कमिटमेंट की प्रॉब्लम भी बन गई है। हाँ। कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग लेके आते हैं। अगर हम जैसे लोग गुरशरण सिंह जी जैसे लोगों के साथ जुड़े थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक ट्रेनिंग लेकर आते हैं हमारे साथ, हमारे पास जहां थिएटर की ट्रेनिंग थी, तो उस वक्त हमारे पास एफटीआई से भी लोग आते, हमने फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स भी किया है ना। तो मैंने, मगर हमें फिर भी ये एक चीज होती है बलविंदर, जो हर एक के अंदर नहीं हो सकती है। तो आपके अंदर कुछ जलता रहता है ना, मैं कहना कि खुदा रहता है, कुछ ना के अंदर होता है कि वो आपको बैठने नहीं देता है, वो चीज कमिटमेंट देती है कि ये करो है ना, इस तरह से करो। नहीं तो मेरे लिए भी बॉम्बे के दरवाजे खुले हुए थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। मेरे अभी बहुत सारे क्लासमेट है बॉम्बे में बैठे हुए, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी शक्लें नजर आती हैं फिल्म में, टीवी में। तो मगर मैं इमीडिएटली वापस आया
मगर हालांकि उस वक्त बहुत रिस्क था, मैं इस तरह से आने वाला, जो कि मेरे पास नौकरी नहीं है, फुल टाइम थिएटर करना है, ये मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे थिएटर ही करना है और कुछ करना ही नहीं है, कि मैं जैसे भी भूखा मरूंगा, क्या करूंगा मुझे पता नहीं, मगर करूंगा थिएटर ही। मगर मैंने अपने को थोड़ा ना डिसिप्लिन, एक लाइफ को जरूर रखा। फिर मैंने कहा कि ये पूरा एक बनना चाहिए कि ये मेरा घर है, ये मेरा ऑफिस है, तो मैंने घर को अलग कर दिया। तो मैंने अपना एक ऑफिस बनाया, रंगमंच भवन, थिएटर ग्रुप का नाम है मंच रंगमंच, और रंगमंच भवन मैंने, तो शुरू में 91 में मैं वापस आ गया था, यानी एनएसडी से मैं पास आउट करने के बाद भी मुझे थोड़ा और ट्रेनिंग लेने का था। मैं बांग्लादेश चला गया, मैं कन्हई लाल से ट्रेनिंग लेने चला गया, मैं बादल सरकार के पास चला गया। तो मुझे था कि जितना मैं सीख सकता हूँ, जितना ज्यादा मैं ले लूं, उतना मेरे काम आएगा आने वाले समय में। तो मैंने 3 साल के बाद भी सीखना नहीं छोड़ा कभी भी, आज तक सीखता रहता हूँ। सो वो जब मैं ट्रेनिंग लेके, तो मैंने इमीडिएटली अपना ग्रुप बनाया। तो मैंने एक कमरा इधर आके किराए पे लिया, एक कमरा ऑफिस के लिए, कि ये मेरा मंच रंगमंच का ऑफिस होगा। ये सुबह घर से तैयार होके आऊंगा, जैसे लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो ये मेरा प्रोफेशन है। तो मैं पूरा सूट बूट पहन के, यानी अच्छी तरह तैयार होके, एक जॉब है जी, जॉब है आपकी, जॉब है ये। बिल्कुल, कि वो भी मैंने भरम तोड़ दिया कि थिएटर वाले तो ऐसे गंदी सी शक्ल बना के, लंबी सी दाढ़ी, फजूल तेल भी नहीं लगाते हैं बालों को, और लंबा सा थैला पहने और बीड़ी पीते रहते हैं, है ना, तो ऐसे नहाते भी नहीं है। मैंने कहा सबसे पहले तो ये तोड़ो कि लोग आपके पास क्यों आएंगे, क्यों इज्जत देंगे। मैं आज भी अगर अपने एक्टर्स को भी कहता हूँ कि नहीं, चप्पल पहन के नहीं आना, अच्छी तरह से आओ, सोने का अच्छे शूज पहनो। ये एक लाइफ में पूरी तरह से डिसिप्लिन रखो, पूरी तरह से, कि आपको ये टाइम दिया, इस टाइम पे आओ, बिल्कुल फजूल आकर भी मत बैठो। अगर आपको 5 बजे का टाइम है तो 5:0 पे आओ, तो जब आपकी रिहर्सल खत्म होगी तुरंत वहां से चले जाओ। केवल सर, मैं ना ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੀਤਾ। 1913-14 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਪਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ, रंगमंच ਨੂੰ भी? बलविंदर, अगर जो बंटवारे का कहीं कुछ सबसे खराब असर पड़ा तो वो पंजाब ही था, क्योंकि हिंदुस्तान तो आजाद हुआ, पंजाब का बंटवारा हुआ, ये दो चीजें। सबसे ज्यादा पंजाब ही बटा है, कि वो आधा उधर रह गया, आधा इधर रह गया, ये किसी और स्टेट के साथ नहीं हुआ। और 10 लाख पंजाबी मारे गए दंगों में, है ना। तो वो एक्चुअली, मैं उस बात के लिए भी, आपने पूछ लिया, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस चीज को लेके, क्योंकि मेरे माँ बाप उधर थे, तो वो बंटवारे में कैसे घर छोड़ के आए, तो वो बात, यानी मेरे फादर साहब अपनी डेथ तक हर रोज रात को उस घर को याद करते, वो अपने घर को डेफिनेटली। और ऐसे लोगों की सर बहुत गिनती है जो रात को उठ के, और वो पागलपन की हद तक चला जाता है ऐसा सदमा, जो मतलब बुरी, बहुत बड़ा सदमा उन लोगों को। बिल्कुल। और मैंने उनकी आंखों में हर रात एक लिश्क देखी, एक पानी देखा उनकी आंखों में, उस घर को उन आंखों में मैं देखता रहा हूँ। तो इसलिए ये 47 का जो सब्जेक्ट है मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं बहुत बार कहता हूँ कि 47 मेरे बाप ने देखा था, 84 मैंने देखा है। ये दो चीजें जो थी पंजाब के हिस्से में आई, ये बहुत डेंजरस थी। और इसीलिए हमारा जो हालांकि बलविंदर, थोड़ा आप पीछे जाएं तो हमारा थिएटर 1913-14 से पहले शुरू हो गया था। मैंने क्योंकि पंजाबी थिएटर की हिस्ट्री लिखी है, लगभग 115 साल की हिस्ट्री है मेरी किताब में। उसमें 1895 में पहला नाटक पंजाबी में लिखा गया, उसके 1895 में उसके 2 शोज हुए।
एक अमृतसर में हुआ, एक लाहौर में हुआ। ये ट्रेडिशनली हमारे जड़ें बहुत स्ट्रांग है। और उस नाटक का नाम था शराब कौर, उसका एंटी ड्रग्स वो प्ले था तब वो। हाँ, तो उस वक्त बहुत सारी जथेबंदियां, मूवमेंट्स ऐसी थी, तो समाज सुधार की लहरें भी चल रही थी, लहरें चल रही थी। तो वो एक टेम्परेंस सोसाइटी थी, उन्होंने वो किया था। भाई वीर सिंह जी के फादर साहब थे, उनका लिखा हुआ था। तो उसके बाद 1902 में भी नाटक लिखा गया, फिर 5-6 नाटक खेले गए। मगर पंजाबी थिएटर को जो डिसिप्लिन मिला वो 1913 में नोरा रिचर्ड वाला, वो वाला पीरियड। तो इस तरह से हमारा जो पंजाब के थिएटर का भी एक बंटवारा हुआ पूरी तरह। डेफिनेटली पंजाबी लिटरेचर का, पंजाबी संगीत का, पंजाबी फिल्मों का, क्योंकि पहले इंडस्ट्री तो सारी लाहौर में थी, सही बात। पार्टीशन तो लाहौर में थी वो। तो उस वक्त इतना कुछ बटा कि हमारे पंजाब का जो केवल सर मैं एक किताब पढ़ाता हूँ बच्चों को बीए फर्स्ट ईयर में, वो कथा कहानी उसका नाम है, वो यूनिवर्सिटी पंजाब ब्यूरो ने छापी है, पब्लिकेशन ब्यूरो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। वो उसमें सिर्फ 12 ऑथर हैं, 12 लेखक हैं, उन 12 लेखकों की 12 कहानियां हैं और पीछे सबसे लास्ट उनका जो जीवन परिचय वगैरह दिया हुआ है। तो मैं बच्चों को दिखाता हूँ कि हम कहानी बाद में पढ़ेंगे, ये सारा किताब है, पहले ये देखिए। उन 12 में से सारे जो 12 ऑथर हैं, उनमें से 10 ऑथर का जन्म लैंदे पंजाब में हुआ। तो वो सारा वो जो उजाड़ा जो दास्तान है, वो मैंने कहा यार ये हम पंजाबी हैं बेसिकली, जो हमें बार बार हर साल अगस्त महीने में हमें बोल दिया जाता है कि भुला दो इन सारी चीजों को। तो मैं ये सारा रेफरेंस इसलिए भी दे रहा हूँ सर कि आपने एक जो पाकिस्तान लाहौर का ये बहुत बड़ा एक थिएटर ग्रुप है अजोका थिएटर, आपका वो लंबा समय उनके साथ कोलैबोरेशन रहा है। पिछले दिनों में भी उनके कुछ लोगों से मेरी बात भी करने का मौका मिला, उन कलाकारों, और बार बार एक नाम लेते, चाहे वो कैसर खान है, चाहे अबू ज़ारा है, कि हमने केवल धालीवाल के साथ नाटक किया है। मैं उनसे दूसरा सवाल ये पूछता था कि आपको लाहौर के अलावा क्या हिंदुस्तान आप घूमे तो कौन सा शहर आपको अच्छा लगता? वो बार बार कहते थे अमृतसर, हमें लगता ही नहीं ये दूसरा है। तो जो अमृतसर और लाहौर का जो बंटवारा हुआ है और बाद में अजोका थिएटर जैसे लोगों ने जोड़ा है और आप भी उनके साथ काम किया, तो मैं ये भी तजर्बा साथ में आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पुरानी यादों के साथ और नई इबारतों के साथ जो आपने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, क्या ये मन में रहता था वो पुराना कोलैबोरेशन, वो रंग, वो क्योंकि आपने पार्टीशन पे भी कई सारे नाटक रंगमंच डिजाइन भी किए आपने और आपने खेले भी। वो ऐसा है बलिंदर के मैंने 47 के ऊपर बहुत काम किया। जैसे ही मुझे जोका के साथ काम करने का मौका मिला, हम लोग जोका का एक्चुअली उनके साथ ऐसा रिश्ता बना कि उनकी एक उर्दू के नाटकों की किताब हमें मिली, शाहीन नदीम की, हमें शगुन में मिली थी हमारी शादी में, वो यहाँ गुरशरण जी ने हमें दी थी। तो मेरी वाइफ क्योंकि पढ़ लेती हैं वो उर्दू, वो सारा पढ़ लेती हैं, तो उन्होंने उसे ट्रांसलेट किया नाटकों को। तो मैंने वो किताब छपवा दी, हमने लाहौर में भेज दी, उनके घर भेज दी। तो तब हमें ये भी नहीं पता था मदीहा गौर और शाहीन नदीम हस्बैंड वाइफ है। तो हमने दो किताबें भेजी कि उसको लिखा शाहिद को कि एक आपके लिए है और एक लाहौर में मदीहा गौर है, आप उनको पहुंचा दीजिए। तो उन्होंने बाद में मैसेज भेजा कि नहीं वो मेरे घर में ही है, मेरी वाइफ है। तो उससे हमारा एक सिलसिला बना उनके साथ। फिर जैसे ही हमारा जाना हुआ वहां पे, मैं पहली बार लूना प्ले लेकर गया था वहां पे शिव कुमार बटालवी का। तो वो मेरी बहुत बिग प्रोडक्शन, बड़ी ग्रैंड प्रोडक्शन है, तो उसको लेके गया था। तो उनको बहुत पसंद आया था, उसके बहुत सारे शोज उन्होंने रिपीट करवाए थे। फिर क्योंकि मैं वर्कशॉप करता था तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को वहां बुलाइए, आर्टिस्टों को बुलाइए और उनको ट्रेनिंग दीजिए। तो लाहौर पे तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी थिएटर की, तो मैंने कहा भेज दीजिए। उनको वीजा मिल गया। तो जैसे ही 2003-04 से ये शुरू हुआ सिलसिला, तो पहले उनका बेटा भी और उनके आर्टिस्ट 5-6 आए, फिर इतने लोग आने लगे कि एक बार तो 20 लोग आए लाहौर से, इस्लामाबाद से मेरे पास। फिर हर साल वो जून महीने में ट्रेनिंग लेने आते थे। और खूबसूरत बात ये थी कि पहले 2-3 साल वो आते थे, होटलों में ठहरते थे, कहीं बाहर गेस्ट हाउस में ठहरते थे।
उनका इतना रिश्ता बन गया अमृतसर के दोस्तों के साथ कि जो यंग लोग थे उनके घरों में रहने लगे। यानी ये एक बहुत खूबसूरत चेंज थी। एक विश्वास बना दोनों में कि यहाँ हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्योंकि थिएटर में तो कोई ऐसी जात नहीं है ना, तो खाली कला का काम हो रहा, आर्ट का काम हो रहा है। वो लोग उनके घर में रहते थे, एक थाली में खाना खा रहे थे, एक जगह रह रहे हैं, एक जगह काम कर रहे हैं। सो ये बहुत एक खूबसूरत एक जर्नी बनी। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस जर्नी को एक नया, क्योंकि अभी एक नई संभावनाएं कि हम जो हो गया 47 में उसको छोड़िए, अब ऐसा मौका बनना चाहिए कि अब एक नया आगाज हो कि जो यंग लोग हैं इनका आना जाना शुरू हो, ताकि दोबारा कभी कोई किसी मुल्क में 47 जैसा कुछ ना हो। इसलिए फिर मैंने एक प्रोडक्शन किया था, यात्रा 1947। उसमें मैंने 20 लोग पाकिस्तान से लिए, 20 लोग इधर से लिए हिंदुस्तान से, उनके साथ 40 लोगों के साथ मैंने प्रोडक्शन किया और उसमें मैंने 40 कविताएं ली और 20 उधर की 20 इधर की, ऐसे 20 राइटर वहां के 20 इधर के। और कुछ एक रियल लाइफ इंसिडेंट थे कि जो आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बाप दादा के साथ 47 में क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, उसको ड्रामेटाइज करते हैं। तो फिर हमने वो इंसिडेंट, उसमें बहुत ग्रैंड प्रोडक्शन, वो मेरी भारंगम में, एनएसडी में भी प्रोडक्शन हुआ, बहुत जगह लाहौर में भी किया। और वो पहला ऐसा नाटक है जो वाघा बॉर्डर पे खेला गया कि जो पाकिस्तान वाली साइड है। तो मैंने 14 अगस्त की रात को मैंने सरहद के उस पार, 2008 की बात है, तो मैंने सरहद के उस पार बिल्कुल जहां गेट है वाघा सरहद का, उसके बिल्कुल दूसरी तरफ उस नाटक को खेला। सो ये अपने आप में एक बहुत नए तरह की आगाज था, शुरुआत थी कि हमारे केवल सर मैं खुद भी मोटरसाइकिल लेके घूमता रहता हूँ हिंदुस्तान, ये वो सारा, जहां जहां मुझे बिना वीजा के जाने का मौका मिलता है। तो हमारे बॉर्डर के साथ भूटान भी है और नेपाल भी है। तो वहां पे आप जाओ और अपना एक आई कार्ड दिखा दो और वो आपको 500-700 जो उनकी बेसिक फीस है, वो भी आपकी व्हीकल की फीस होती है, जो कि एनवायरमेंट टैक्स उसको बोलते हैं उधर, वो आप 5-7 दिन का वो दे देते हैं वीजा और आप घूम लो उधर। और एक तरफ हमारे ये बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, एक ये हमारा दूसरा पंजाब है। कभी ये हम सपना ले सकते हैं क्या, ये ख्वाब देख सकते हैं कि कभी इस तरफ भी हमें ऐसे ही आने वाली नस्लों को, जब बच्चों को कभी ये खोल दिया जाए, ये नई कोई पॉलिसीज बन जाए, ये सियासत में थोड़े से जो मन मुटाव है शायद कम हो जाए, ये सपना हम ले सकते हैं कि कभी ऐसी हल्का सा परमिट बने और आप घूमो, जैसे अभी ये करतारपुर कॉरिडोर तक ही पहुंची है, कि आगे भी पहुंच सकती है कि हम लाहौर और सरगोदा और पेशावर और अटक दरिया देख सके, या वो जमरौद का किला जहाँ हमारा सिख हिस्ट्री के साथ जो, जब बाबा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह का जितना एरिया हम देख सके कि ये भी हमारे पुरखों का एरिया है। मुझे लगता है कि ये चीज होनी बहुत लाजमी है, क्योंकि हमने जो थिएटर की शुरुआत की थी, थिएटर ने दोनों मुल्कों में एक दौर ऐसा भी था कि पहले 10 साल थे 2003 से लेके तो 2013-14 तक एक ऐसा दौर रहा कि थिएटर ने एक पुल की तरह काम किया दोनों मुल्कों में। हम लोग, मेरा ख्याल में 15 या 20 बार वहां परफॉर्म करने गया हूँ। मैंने लाहौर में वर्कशॉप की है, वहां के मैंने कबीरा खड़ा बाजार में भीषम सानी का वो तैयार करवाया, मैंने स्वराज बीर का प्ले वहां तैयार करवाया। उन लोगों ने यहाँ आके बहुत सारे फेस्टिवल्स किए, यानी हमारे लिए बहुत आसान हो गया था। मैंने वहां पर, क्योंकि गवर्नर आते थे हमारा प्ले देखने के लिए वहां लाहौर के, तो मैं हमेशा कहता था कि जैसे आपने ये बस शुरू की है, तो एक ऐसी बस हो कि लोग अगर लाहौर से अमृतसर में नाटक देखने जाना चाहते हो तो वो उस बस में बैठे जाएं और शाम को फिर रात को वापस आ जाएं, डिनर ढाबे पे डिनर करें, कहीं डिनर करें और रात को वापस आ जाए। इसी तरह हमसे हम लोग यानी, मगर ये क्योंकि केवल सर हमारे पंजाबी में एक वो हमारे मुहावरा है कि जिस लाहौर नहीं देखा वो जम्या नहीं, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। तो क्या
हम भी हाँ, मैं कभी तो इस जब हाँ मैं नहीं हले तक जन्मे हैगा था, मैं अभी पैदा नहीं हुआ इस हिसाब से, तो कभी हम पैदा हो पाएंगे इसी सपने के साथ मैं ये आपसे सवाल किया बिल्कुल। था। और मैं पीछे ये, केवल सर, हाँ हाँ, हाँ सर, सर प्लीज, हाँ। मैं कहता हूँ कि सपने लेना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम्म थिएटर वाले जो क्रिएटिव लोग हैं, उनकी हम्म वजह से ही, क्योंकि हम लोग तो अमन की बात करते हैं, दोस्ती हम्म की बात करते हैं, मगर इसका सबसे ज्यादा दुख बलविंदर उस वक्त होता है हम्म जब हम लोग हम तो ऐसे पीस दोस्ती की बात करते हैं, मगर जब दोनों मुल्कों में हालात खराब होते हैं तो हम्म सबसे पहली जो गाज गिरती है वो हम्म कलाकारों के ऊपर गिरती है। उनकी हम्म फिल्में बंद हो जाती हैं, दोनों मुल्कों में बैन सही। हो जाती हैं, हम्म कलाकारों के संगीत बैन हो जाता है, उनके नाटक बैन हो जाते हैं, वो हम्म उधर नहीं जाएंगे, वो इधर नहीं आएंगे। जबकि बैन तो वो लोग होने चाहिए जो लोग गड़बड़ करते हैं, है ना? हम्म वो तो कहीं ना कहीं से घुस जाते हैं और दूसरे मुल्क में आके डिस्टरबेंस करते हैं, और हम्म मगर जो लोग पीस की बात करते हैं उनको बैन कर दिया जाता है। मगर हम्म। मैं हमेशा, वो फिर सियासत, शांति वाले लोग, सियासत को भी तो खतरा बन जाता है ना सर। बिल्कुल, तो हाँ। मुझे लगता है कि ये सपने लेने चाहिए, और हम्म मैं हमेशा से बहुत इस बात के लिए हूं कि दोनों मुल्कों में वो वक्त आएगा कि हम हम्म अटारी बॉर्डर पे जाएंगे, अपना हम्म आई कार्ड दिखाएंगे, हमें वीजा मिलेगा, हम हाँ। उधर चले जाएंगे। और मैं बीच में ऐसा मौका आ गया था कि हम्म उनका प्ले था मदीहा गौर का, मेरे हम्म पास वीजा था ऑलरेडी, उन्होंने हम्म कहा कल हमारा शो है केवल, बहुत अच्छा बना है, तुम आ हम्म जाओ एक दिन के लिए। तो हम्म मैं सच में एक दिन के लिए गया, हम्म उनका शो देखा, और नेक्स्ट डे सुबह मैं वापस आ गया। यानी एक क्या दौर बात है। ऐसा भी आया। हाँ। हाँ, तो हम्म। मगर जो बात इसलिए आप, मैं इसलिए कहता हूँ सर, हाँ, कितना क्या है, मतलब कितना सा दूर है अटारी बागा बॉर्डर से? 20-22-24 किलोमीटर है लाहौर उधर से, बस अमृतसर बस से। इतना इतना और इधर अटारी वाला अपना ये हुसैनी वाला से कसूर कितना है? थोड़ा सा 11 मील है, वहां पे मील पत्थर लगा हुआ है अभी, बिल्कुल। ये सारा। और केवल सर साडे नाल हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पेज शहर पे हम बातचीत कर रहे हैं, शहर पेज हमारा हिंदुस्तानी में जा रहा है, और लेकिन एक पंजाबी नामा पे भी हमारा ये ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट हो रहा है केवल सर। लेकिन जी। पंजाबी नामा पे कुछ पंजाबी दोस्त जुड़े हुए हैं, और वो देख रहे हैं कि केवल धालीवाल भी हिंदी बोल रहे हैं और बलविंदर भी हिंदी बोल रहे हैं, इनको क्या हो गया? तो मैं उनको बताऊं कि ये हमारा पेज लाइव है पंजाबी नामा पे, लेकिन हमारा ये शहर पे हम जा रहे हैं, तो वहां पे जो हिंदुस्तान के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें उनके साथ हिंदुस्तान हिंदी में बात करनी, ये हमारा एक कंडीशन थी। तो केवल सर, आपने अभी बच्चों से जो वर्कशॉप की बात शुरू हुई, तो उसी हवाले के साथ मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूं कि पंजाबी में ये कहा जाता है कि जो बाल साहित्य है वो बहुत कम है, बहुत नाम मात्र है, बहुत बहुत ही उस मात्रा में नहीं है जैसे होना चाहिए, जैसे बाकी जुबानों में है, बंगाली में है, गुजराती, मराठी में। सेम यही बात फिल्मों पे, हमारी जो पंजाबी की मूवीज हैं उस पे भी हम बच्चों के लिए बहुत फिल्में अच्छी है ही नहीं है मेरे ख्याल, वो हम हाथ पे उंगलियों पे भी नहीं गिन पा रहे। और स्त्रियों पे भी कोई, उनकी नारी शक्ति पे भी पंजाबी में कोई ऐसी मूवीज नहीं है। तो यही बात मैं थिएटर में भी देख रहा हूँ कि बच्चों का थिएटर या बाल थिएटर या उनके लिए थिएटर या उनके जो बहुत कम है, और बहुत थोड़े से लोगों ने काम किया। जो जितना सा काम किया उनमें से आप भी एक हैं, आपने काफी सारे प्लेज बच्चों के लिए लिखे, ये सारा पिछले दिनी डॉक्टर हरजीत जो दूरदर्शन पे और बाकी वो हमारे पर्सनैलिटी हैं, वो फिल्मों से जो वो भी बात कर रहे थे कि बच्चों पे हमारे साथ बहुत, हमारे लिए काम कम हो रहा है बच्चों के बारे में, बच्चों की जितनी भी मसले हैं। तो आपने सिर्फ काम किया, तो ये मैं सही हूं कि बच्चों के बारे में हम बहुत सीरियस नहीं है, जो कि हमारी नर्सरी है, हमारी एक तरह की पनीरी है, जो जिन्होंने अभी आने वाले दिनों में एक पूरे का पूरा थिएटर या फिल्में या लिटरेचर क्रिएट करना है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जैसे अभी हम लोग बच्चों के बारे में बात करते हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो बिल्कुल थिएटर से दूर जा रही है, लिटरेचर से दूर जा रही है, तो उसका कारण यही है कि हमने जो बच्चों को देना था थ्रू थिएटर वो हम लोग दे नहीं पाए, क्योंकि हमने बहुत कम थिएटर किया है पंजाबी में जो बच्चों के लिए हो। पंजाबी में क्या, यूं हिंदुस्तान में पूरी जगह पे यही हालात है, यानी ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा लिखा जाना
चाहिए था कि जितने हमारे बड़े लोगों ने जितने नाटक लिखे हैं बड़ों के लिए, यानी उसके अगर आधे आधे भी लिखे होते तो शायद कुछ एक बात बनती बच्चों के थिएटर के लिए। तो मुझे लगता है जैसे मैंने कोई 20 के करीब मैंने बच्चों के लिए नाटक लिखे हैं, तो मैंने बच्चों के साथ कोई 75-80 के करीब मैंने बच्चों के साथ वर्कशॉप भी किए। मैं सच में मैं वाघा बॉर्डर अटारी वाली पूरी बेल्ट पे बच्चों के स्कूलों में जाता था वर्कशॉप करने के लिए, उनको उनके स्कूल की छत पे बिठा के भी उनके साथ मैंने वर्कशॉप किया है। यानी बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ मेरे, और बहुत सारा मैंने थिएटर में करता रहा हूं। मगर यह कि मैं एक करने वाला, इस तरह से कुछ एक लोग हैं, जैसे पहले रमा रतन जी ने थिएटर किया था बच्चों के लिए, उन्होंने लिखा भी, उन्होंने बहुत काम किया। प्रीतनगर में कुछ काम हुआ पहले, बहुत हिस्ट्री में पहले, बिफोर पार्टीशन, उसके बाद नहीं हुआ है ना, वो उन्होंने बच्चों के साथ काम किया। कुछ एक अभी और लोगों ने नाटक लिखे हैं, मगर मुझे लगता है कि जितनी तादाद में लिखे जाने चाहिए थे और जितनी तादाद में वर्कशॉप होनी चाहिए, अभी जो बच्चों के साथ वर्कशॉप में भेजते हैं पेरेंट्स, जो बच्चों को भेजते हैं, वो खाली इस चीज को लेकर नहीं भेजते हैं कि आप बच्चों को थिएटर सिखाइए। उनको होता है कि हमारे बच्चे में टैलेंट है, कल को इसको किसी फिल्म में या सीरियल में मौका मिल जाएगा, ये चीज है। जबकि सर मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, इसी बात पे टोक रहा हूँ। यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे समाज में कहाँ गड़बड़ हो गई, या हम ही ये सोच रहे हैं कि हमारी सोच में ही कोई गड़बड़ है कि समाज तो कहीं आगे निकल गया? क्या पूरे का पूरे जो हमारी परवरिश का पेड़ है उसमें कहाँ गड़बड़ है? उनकी जड़ों में गड़बड़ है, उसके तने में गड़बड़ है, उसकी शाखाओं पे गड़बड़ है। जो सोशल मीडिया आज जैसे लगे हुए हैं लोग, माँ बाप खुद उसी में घुसे रहते हैं, और घर में कोई लाइब्रेरी हो, ऐसा कोई कल्चर कुछ भी नहीं है। स्कूल में गड़बड़ है, स्कूलिंग अध्यापन में कहीं मसला है, या जो समाज की परवरिश है उसमें मसला है। क्योंकि जैसे आप लोग काम करते हैं वो सभी बोलते हैं कि बच्चों में तो पोटेंशियल बहुत है, बिल्कुल, पर वो बाद में बच्चे कहाँ टपला खा जाते हैं, वो कहाँ अटक जाते हैं कि वो चलते तो पूरी एनर्जी के साथ हैं, फिर वही वो सपना, एक फिल्म, एक स्टार, एक किड स्टार, एक रियलिटी शो, ये सारा मुझे गड़बड़ घोटाला कहाँ, मुझे तो लगता है इसमें गड़बड़ है कोई। बिल्कुल है, मगर ये गड़बड़ सारी ना इसी में एजुकेशन सिस्टम में मैं, क्योंकि आप देखिए ना कि हम बच्चों को दे क्या रहे हैं एजुकेशन के नाम पे, है ना, हमने तो परसेंटेज बना दी कि ग्रेड सिस्टम हो गया। 96% से कम तो आप बात, पेरेंट्स खुद नाराज हो जाते हैं बच्चों के साथ। अब मैं कहता हूँ कि हम लोग भी थे, हमारे तो ऐसे इतने नंबर नहीं आते थे, फिर भी जिंदगी में अच्छे भले जी रहे हैं यार, क्या प्रॉब्लम है? हमारे पेरेंट्स भी थे जिनकी कोई परसेंटेज नहीं थी उस तरह से, मगर उन्होंने अपने बच्चों को 100% दिया है, उन्होंने 100% लाइफ को एंजॉय किया है, उन्होंने अपनी तरक्की के लिए, अपने घर के लिए 100% दिया हमारे पेरेंट्स ने, है ना। उनके पास तो 96% मार्क्स नहीं थे, फिर भी तो ये जो हमें एजुकेशन ने, हमारे सिस्टम ने हमें जो बना दिया है कि आप पूरी की पूरी आप बच्चों को हर वक्त वो किताबी कीड़ा बना दो, उनको और कहीं जाने मत दो, है ना, तो घर से निकलने मत दो, वो उनके लिए आपने हाथ में मोबाइल दे दिया है, ये लैपटॉप दे दिया, टीवी दे दिया, क्या नहीं है उनके पास, मगर इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। बच्चे, हम तो कहते हैं कि पर हम नजरिया नहीं दे पा रहे मेरे ख्याल में, बस यही है कि इन चीजों का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, वो बच्चों को हम दे ही नहीं पाए हैं कि उनके पास लिटरेचर की वैल्यू क्या है, ये हम समझा ही नहीं पा रहे हैं उनको, बच्चों को, क्योंकि स्कूल भी कहता है कि नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपना साइंस का पीरियड लगाइए, आप अपना मैथ का, ये है। यानी जो बच्चे लिटरेचर की तरफ जाना चाहते हैं, जो बच्चे थिएटर या फिल्म या मुझे लगता है कि ये चीजें शुरू से बच्चों के डेवलपमेंट में आ जानी चाहिए, उनको पहचान मिल जानी चाहिए कहीं ना कहीं। जो ये एजुकेशन सिस्टम है, इसको पूरे का पूरा बना इस तरह से दिया गया है कि मैं कई बार देखता हूँ कि अगर पूरे हिंदुस्तान में एक ही एजुकेशन सिस्टम हो कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही सरकारी स्कूल में होगा, जो सरकारी स्कूल में वही प्राइवेट स्कूल में होगा, एक जैसी एजुकेशन, एक जैसी एजुकेशन, वो क्यों नहीं है? यानी उनका सिलेबस कुछ और है, इनका सिलेबस कुछ और है,
तो हम बच्चों को ही पहले तो बांट देते हैं कि तुम्हारे तो ये प्राइवेट स्कूल में ही तुम्हारा फायदा है, सरकारी स्कूल में तो टीचर तो पढ़ाते ही नहीं है, जबकि सरकारी स्कूल वाले टीचर ज्यादा पढ़े लिखे, मेहनत कराते, सही सर, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उसमें, वो तो पूरा बीएड एमएड करके आते हैं सर। ये जो थिएटर, एक गायकी, ये सारा ये क्या, मुझे लगता है कि जो माँ बाप हैं वो सोचते हैं इसको सारा इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया जाता है कि बड़ा होके हमारा बच्चा बड़ा बनेगा, पैसा कमाएगा और ये कार कोठी ये सारा कुछ होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट भी कहीं हमारी इन कलाओं में, इन हमारा जो सिन्फ है, जो जॉनर्स है, रंगमंच, इनको भी ऐसा लगता है इसमें नहीं है, जबकि इनमें बहुत पैसा है। ये बाद में वही, आप एक गाना गा दो तो आप लाखों में वो बंदा रहता है। तो ये कहीं इकोनॉमी का मॉडल जो हम फिट करते हैं बच्चों पे, ये कहीं ये जो टूल है ये तो नहीं गड़बड़ कर दे रहा हमें? नहीं, ये गड़बड़ है इसमें। आप जितने रियलिटी शोज आते हैं उनमें देखिए कि वो आपको एक दूसरे के साथ बात करते हैं, अरे आपकी फिल्म तो जो है वो तो 100 करोड़ की उसने ये की है। यानी आप दे रहे हैं लोगों को, ये लालच दे रहे हैं 100 करोड़ इंपॉर्टेंट हो गया। उसकी फिल्म का वो सब्जेक्ट क्या है उस पर बात नहीं होती है। वो क्या लंडी सी एक फिल्म होती है, उसके 100 करोड़ को आप हाईलाइट कर रहे हैं। फिल्म ने दिया क्या है, समाज को क्या दिया है, वो कहीं डिस्कस नहीं हो रहा है उसमें, है ना। तो उसके कितने वो उन्होंने बंगले ले लिए, कितनी गाड़ियां ले ली, वो डिस्कस हो रहा है पूरी का पूरा। यानी हम लोग बच्चों को ये दे रहे हैं। मेरा ना एक प्ले है बलविंदर जी, किस ठग ने लुटिया शहर मेरा, शहर मेरा, ठग ने लुटिया शहर मेरा। सो उसमें यही प्रॉब्लम मैंने ली थी कि जैसे जो यंग लोग हैं एमबीए करते हैं तो कैसे आगे के आगे कंपनियां उनको उठा के ले जाती हैं, पूरा उनको दिया जाता है पैकेज, 10 लाख का, 12 लाख का, 4 लाख का पैकेज, और आगे 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 वो निकल जाते हैं। फिर वही सर, वही पैकेज शादियों पे भी, वही पैकेज शादियों पे भी लागू होता है। लड़का कमाता है तो ये सारा पैकेज वो सारी सोसाइटी में वही लागू हो रहा है। वही ना, कि वो सब कुछ जो पीछे माँ बाप जो सब उनको एमबीए तुम्हें एमबीए करनी है तो वो आगे निकल जाते हैं, और पीछे रह जाता है एक कोठी है, एक दुपट्टा है, और एक कार है, और बूढ़ा बूढ़ी घर में बैठे हुए, ये रह जाता है पीछे। सही बात है। बस यही बचता है। वेल एजुकेशन के नाम पे तो फिर वो बच्चे भी बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, एक माँ बाप रह जाते हैं। केवल सर मिल रहा था आप अपने रंगमंच पे आइए वापस। हमें आना ही पड़ेगा, वरना हमारे पीछे से हदायत आ जाएगी, इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि पंजाबी रंगमंच से आप दूर जा रहे हैं। वैसे तो दूर नहीं होंगे, बातचीत में हम थोड़ा दूर हो रहे हैं। ये सब्जेक्ट हिस्सा है रंगमंच के। केवल सर ये मैं वापस आता हूँ आपके रंगमंच पे। मैंने आपके कुछ प्ले देखे हैं, उनमें से कुछ प्लेज जो हैं वो सबराज वीर के लिखे हुए हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो सबराज वीर जो हमारे पंजाबी में अभी काफी अच्छे हस्ताक्षर हैं इस सिर्जना में, तो आपका भी शायद वो उनके साथ काफी फेवरिज्म नहीं, फेवरेट आपके प्ले हैं, वो तस्वीरां हैं जो कृष्ण है, मेदनी है, ये सारा। तो क्या किसी रंगमंच का किसी प्ले राइट के साथ, किसी लिखने वाले के साथ कोई होता है कनेक्शन की यार ये मेरे जैसा लिखता है जैसा मैं थिएटर पे करना चाहता हूँ, जिसको मैं बताऊं फेवरेट मेरा राइटर है, ऐसे शब्द में बिल्कुल बोलना चाहता था। जैसे यूं फेवरेट मेरा बलवंत गार्गी भी है ना। मगर जैसे मैंने सबराज वीर ने लिखना शुरू किया, पहला प्ले उन्होंने कृष्ण लिखा था तो मैंने वो खेला था। मैं तब तक सबराज वीर को जानता नहीं था, मगर मैंने किसी के परमिंदर जीत के थ्रू वो स्क्रिप्ट मंगवाई थी उनसे। तो फिर मैंने देखा कि यार ये तो कमाल बंदा है, जो एक थिएटर डायरेक्टर को जो नाटक के अंदर अपनी स्पेस चाहिए होती है, डायरेक्टर की स्पेस, डिजाइनर की स्पेस, वो मुझे सबराज वीर के नाटकों में मिलती है। तो इसलिए मुझे फिर सबराज वीर ने जितने प्लेज लिखे मैंने सारे खेले, मगर कई प्लेज मैंने खेले भी नहीं सबराज वीर के लिखे हुए, जो मुझे लगा कि नहीं ये नहीं जाने चाहिए, ये बहुत कमाल के प्लेज नहीं है, तो वो मैंने खेले भी नहीं। वो सबराज वीर ने कभी जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि सबराज वीर भी कहते हैं कि जो प्ले खेला नहीं जा सकता है तो फिर मुझे उसको छपवाना भी नहीं है। सही बात है, तो मैं जिक्र भी नहीं करूंगा। वो बहुत नाइस ग्रेट राइटर है।
मैं इन समय में मैं समझता हूँ कि अभी जो ये पीरियड जा रहा है, तो स्वराज बीर जैसा पंजाबी के पास प्ले राइट होना, ये बहुत गर्व की बात है। ये पूरे हमारे हिंदुस्तान के लिए वो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का प्ले राइट है हमारे पास। गार्गी के बाद अगर कोई बड़ा नाम जो बहुत बहुत लेयर्स हैं जिसके पास नाटक के अंदर, है ना, या संत सिंह सेखों के पास बहुत लेयर्स थे थीम के अंदर, है ना, तो वो स्वराज बीर उसके बाद एक बड़ा नाम है। तो स्वराज बीर जब मैं पढ़ रहा था सर, वो उनका शायरी और ये कृष्ण, और जब मैं उनकी भूमिकाएं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि कोई इतना मतलब महाकाव्य पे, महाभारत पे, रामायण पे रिसर्च करके वो बंदा लिख रहा है, कृष्ण की जिंदगी में वो खांडव वन का दहन एंड ये वो, तो मैं हैरान होता हूँ कि पंजाबी क्या ये नाटक हम उस लेवल पे आ गए जिस पे हम सोचते थे कि हम मराठियों से थोड़ा सा पीछे हैं, या गुजरातियों या बंगालियों से। तो स्वराज बीर एक नई उम्मीद लेके भी तो आते हैं पंजाबी नाटक के लिए। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जैसे कृष्ण जैसा नाटक है, तो वो मैं समझता हूँ कि वो अंधा युग जैसे नाटक को एक पूरी टक्कर देता है, उसके बराबर खड़ा होता है जाके नाटक। तो इसलिए ये बात हमारे लिए बहुत गर्व की बात बन जाती है कि हमारे पास कुछ एक ऐसे प्लेज हैं पंजाबी में जिनको हम कहें कि हाँ ये मोहन राकेश के बराबर है, ये तेंदुलकर के बराबर के, जो हमारे पास है बादल सरकार के बराबर के जो प्ले राइट है, वो हमारे पास भी ऐसे प्ले राइट है जो पंजाबी में है, तो जिनकी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। केवल सर हमें पता है ये उनका जो कद काठी है इस नावल की, या सॉरी इस नाटक की, या नाटककार की, तो हम चर्चा बहुत कम करते हैं इन नाटकों की, बहुत कम लोग, मतलब जितना चाहिए होता है मुझे लगता है वो ये मेदनी और ये कृष्ण और ये शायरी बहुत कम चर्चा में, क्यों, ऐसा क्या? ये ना एक पंजाबियों की पूरी ट्रेडिशन रही है कि पंजाबी हमेशा वो निमाणिया दा मान, निताणिया दा तान, न्योटिया दी होठ, कि वो हमेशा खुद को पीछे रखते हैं कि मेरी छिपे रहन दी चाह मैं नीवा हो गया, है ना, वो छिप कर ही रहते हैं पंजाबी हमेशा ही, कि दूसरों के लिए वो लंगर लगा देते हैं, है ना, कि अपने घर का सारा चाहे राशन लग जाए, राशन खत्म कर दिया, दूसरे को खुश कर देंगे। हमारे पंजाबियों में ये पूरी देखिए कि 100 साल से ज्यादा हिस्ट्री हो गई पंजाबी थिएटर, पंजाबी नाटक की। हमारा 100 नाटक भी नहीं है जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ हो। हमारे पास खाली गिनती के कोई शायद 15 या 20 नाटक हुए। सही है। अभी मेरे 5 प्लेज अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुए हैं, 10 नाटक शायद डॉक्टर आत्मजीत ने करवाए थे अलग अलग राइटर्स के, तो वो हुए होंगे, और ऐसे 4-5 नाटक होंगे, 1-2 गार्गी के होंगे जो गुरशरण जी के, अभी मैंने गुरशरण जी के 9-10 प्लेस करवा के उनको प्रिंट करवाया है। तो ये अभी होना शुरू हुआ कि हमें महसूस हुआ कि हमारा जो थिएटर है, हमारा जो नाटक है, वो पूरा नेशनल लेवल पे दूसरी भाषा में जाना चाहिए, हिंदी में जाना चाहिए, अंग्रेजी में जाना चाहिए। तो ये हम लोग तो बस लिखते रहे कि हमारे पास संत सिंह सेखों के नाटक जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुए, कि बड़े ग्रेट प्ले हैं हमारे पास, तो वो हुए नहीं है। गार्गी अभी तक पूरे का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुआ, जबकि उनका अलकाजी साहब ने प्ले किया है, सही बात है, सही बात है। तो उनका जो सौतन जैसा प्ले है, क्या ग्रेट प्ले है ना, लोहा कुट जैसा, तो ये सारे प्लेज उनके पूरे जाने चाहिए मुझे लगता है, हिंदी में, अंग्रेजी में, गुरशरण जी के, डॉक्टर आत्मजीत के प्लेज, औलख साहब के प्लेज, जो बहुत कमाल के प्लेज है, पिजेंट्री लेकर जो लिखे गए प्लेज है, तो ये और कहाँ मिलेंगे, है ना। तो जो फिक्र हमारे केवल सर एक और चीज है, जो जितने मतलब आप इंटरनेशनल हॉलीवुड या जितनी भी ईरानियन, जापानी और जितनी भी आप फिल्में देखें, उन फिल्मों में जो बहुत सी, जिसको मैं बोलता हूँ बहुत सी ग्रेट फिल्में हैं, वो किसी ना किसी प्ले से आई हैं, बहुत सी फिल्में उधर अडेप्ट करके, वो पहले प्ले है फिर बाद में वो फिल्म, जबकि लोग उल्टा होना चाहिए, फिल्मों में हम नाटक खेलते हैं, पर क्योंकि नाटक एक लंबी परंपरा से आ रहा है और एक लंबे तजर्बे से आ रहा है, और हिट फिल्में हैं वो प्ले पे जो बेस्ड है,
पर पंजाबी में तो एक भी नहीं है ऐसा जिसपे एक आधी फिल्म है, वो शायद लौंग दा लिश्कारा वो पहले प्ले था जाओ। हाँ, लेकिन बाद में जब हम अच्छी मड़ी दा दीवा पे जो बनाई है, लेकिन ये एक का दुक्का, ये तो कोई गिनती नहीं है ना 100 सालों में। नहीं, देखिए हमारे जो मराठी की जो फिल्में बनती हैं, इवन हिंदी में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मराठी प्लेज या गुजराती प्ले के ऊपर बेस्ड है। वहां से उन्होंने वो थीम लिया और वो फिल्में बड़ी हिट फिल्में हुई। अगर लौंग का लिश्कारा हमारे पास बनती है किसी नाटक के ऊपर, तो वो एक स्ट्रॉन्ग फिल्म भी तो बनती है ना। स्ट्रॉन्ग थी फिल्म, हाँ बिल्कुल। मगर हमारे जो अभी पंजाबी फिल्म का जो ट्रेडिशन चल रहा है ना, पूरा का पूरा देखिए कि जो अभी कॉमेडी फिल्म्स जो जा रही हैं, कि जिसमें पूरे का पूरा गांव जो है पूरा कॉमेडी करता है हर फिल्म में, है ना। कि पहले तो ये होता था ना, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है, एक कॉमेडियन होता था फिल्म में, मेहर मित्तल या कोई और होता था, खरैती पेंगा होता था। अब तो पूरी फिल्म के हर छोटे से बड़ा कैरेक्टर जो है वो कॉमेडियन होता है। माँ भी कॉमेडी करती है, बाप भी करता है, नौकर भी करता है, विलन भी करता है, हीरो हीरोइन, पूरे गांव के जो आसपास से निकलने वाले लोग हैं वो सारे के सारे कॉमेडी कर रहे होते हैं। हमारे पास इतने अच्छे सब्जेक्ट होते हुए बार बार वही रिपीट हो रहा है, वही चुटकुले, और यानी इतनी खराब फिल्में आ रही हैं। और जो अच्छा टैलेंट है, और ये भी जो पहले आपने बात कही थी कि पैसे का जो बोलबाला है, जो एक सिंगर आते हैं उनके पास पैसा है, उनके पास 50-60 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया लगा दिया और फिल्में बना ली, अपने हीरो बन गए। यानी वो हीरो तो बन जाते हैं मगर एक्टर कभी नहीं बन पाते। ये आपको पंजाबी फिल्म में देखना पड़ेगा। अगर एक्टर उसमें निकलेंगे तो बहुत कम लोग हैं, जो निर्मल ऋषि, जितेंद्र कौर जैसे, या हरदीप गिल जैसे, नीता देवगन जैसे, यानी जो थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं वो फिल्मों में आ रहे हैं। हाँ, सही। बाकी तो सारे आपको कोई एक टेंस जिसको हम कहते हैं टेंस एक्टिंग करने वाला, एक भी हमारे पास एक्टर नहीं है, एक भी हीरो नहीं है, एक भी हीरो नहीं है। हाँ। और मगर जहां हमारे थिएटर के लोग फिल्म में एंट्री लेते हैं तो वो साफ नजर आते हैं। हाँ, साफ। ये तो बॉलीवुड में भी साफ नजर आते हैं। कोई जैसे लोग भी हैं, देखिए ना कि एक अलग दिक्कत आ जाती है। हाँ, केवल सर, मैं वापस केवल धालीवाल दे थिएटर पे आना, मतलब मैं फिर पंजाबी में आ जाता हूँ। मैं वापस आप ही के थिएटर में आ रहा हूँ। केवल सर, आपका जो एजुकेशन है, आपकी जो शिक्षा है, वो डिजाइन, स्टेज डिजाइनिंग पे है, वो डायरेक्शन एंड डिजाइनिंग। और आप पे ये इल्जाम लगता है कि जब भी कभी आप प्ले करते हैं, रंगमंच करते हैं, तो या कंपटीशन में जाते हैं, या आपके जो बच्चे लोग जो सीख के जाते हैं, वो साफ नजर आते हैं, और आपका रंगमंच का जो लुक है वो इंटायरली सभी को आगे आ जाता है आपका, और आप किसी को आसपास भी नहीं खटकने देते। तो वो रंगमंच का जो डिजाइन है, और मैंने शुरू किया था मौसम से, अब मैं बात रंगमंच के डिजाइन से रंगों पे आ रहा हूँ। आप रंगों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आप कपड़े का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आप फैब्रिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आप टेक्सचर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बंतर और बुनतर पंजाबी वाले हम बोलते हैं, टेक्सचर और ये सारा स्ट्रक्चर जितना भी है। ये पंजाबी में पहली बार आता है कि केवल धालीवाल एक छोटी सी स्टेज को एक सिंपली कपड़ों के रंग के साथ ही एक ऐसा क्रिएट कर देता है, वो मुजस्समा, एक पूरे का पूरा जलवा क्रिएट कर देते हैं वो, और वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं। तो ये केवल की जो मौलिकता है, इसके सोर्स कहाँ से आते हैं और इसकी प्रेरणाएं कहाँ से आती हैं? एक्चुअली मैंने जैसे ये डिजाइन का कॉन्सेप्ट था, मुझे ना बहुत ये रहता है बलविंदर जी कि मैं जो मेरे चारों तरफ होता है हर एक चीज में मैं डिजाइन ढूंढता रहता हूँ, है ना। चाहे वो मेरे घर में है, मेरे ऑफिस में है, चाहे मेरी गाड़ी में हो, मैं आसपास बाजार में जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है जो भी चीज मुझे डिजाइन के लिए लगती है कि ये तो मेरे डिजाइन के लिए बनी है, तो मैं वहां से उठा लेता हूँ उस चीज को, चाहे वो फैब्रिक हो, चाहे कोई और चीज भी हो। तो मैं
कई बार वो सालों साल मेरे पास पड़ी रहती है, बड़े बाद में काम आती है, मगर मुझे लगता है कि ये मेरी चीज है, ये मेरे डिजाइन के लिए बनी है। जो फैब्रिक वाली बात है, इसको मैं थोड़ा सा अपने एक्चुअली मैंने ना कुछ रशियन हमारे डायरेक्टर्स थे, तो रशियन आप जानते हैं कि रशिया में बैलेज बहुत होते हैं ना, रशिया के, तो वहां बैले में फैब्रिक बहुत यूज होता है, फैब्रिक। तो उन्होंने हमारे साथ काम करवाया था कुछ ऐसा, और मैंने जो उनके साथ पेंटिंग्स और फैब्रिक को लेके काम किया था, मैं पेंटिंग में एक्चुअली बहुत सारा मैंने स्टडी किया था, जो बहुत सारे ग्रेट पेंटर हैं मैंने उनको स्टडी किया था, और फिर मैंने पेंटिंग और फैब्रिक को लेकर काम करना शुरू किया कि लाइव उसको पेंटिंग को जो है उसको मैंने लाइव ड्रामेटाइज किया उसको, विदाउट एनी डायलॉग, विदाउट एनी स्क्रिप्ट। तो मैंने उसको पूरे का पूरा ड्रामेटाइज करता था उस चीज को। तो उस चीज ने मेरी इस फैब्रिक वाली जो फैब्रिक का जो टेक्सचर है, फैब्रिक की जो लेयर्स है, उसकी जो फॉल होती है फैब्रिक, उसकी जो फील होती है, फैब्रिक के अंदर एक अलग सा म्यूजिक होता है ना, तो एक रिदम होती है फैब्रिक के अंदर। यानी फैब्रिक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि उसको आप झट से यूं कर लो तो कुछ और ही हो जाएगा, उसको आप ऐसे ही प्लेन करते हो तो कुछ और निकल आएगा उसमें से, है ना। तो एक पूरी की पूरी दुनिया, बहुत कुछ उसमें क्रिएट हो जाता है। तो उसको मैंने थोड़ा अपने काम को, क्योंकि मैं पूरा ट्रेवल बहुत करता हूँ पूरा साल, मैंने हिंदुस्तान की हर स्टेट में मैंने परफॉर्म किया है, मैंने पंजाब के हर जिले में और 6000 से ज्यादा गांव में मैंने परफॉर्म किया है। तो मुझे ये था कि मैं फिर शुरू में मैंने वो बॉक्स सेट जो बनते थे लकड़ी के, कि 3 तरफ ऐसे दीवार, खिड़की, दरवाजे, ये वाला एक आध प्ले में मैंने बिगिनिंग में शुरू में यूज किया, तो मुझे बड़ा खुद को ही खराब लगने लगा कि ये तो रियलिस्टिक भी नहीं है। तो मैं तो रियलिज्म के बहुत खिलाफ हूँ, मैं रियलिस्टिक थिएटर करता ही नहीं हूँ, है ना। तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ ही रियलिस्टिक नहीं है, तो थिएटर रियलिस्टिक कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो अगर हमारी लाइफ में सहजता नहीं है तो वो थिएटर में नहीं आएगी, है ना। जो हमारी भाग दौड़ है लाइफ में, वो हमारे थिएटर में भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो हम सोसाइटी से तो लेते हैं सारा कुछ, कहाँ से आता है। तो मैंने अपनी चीजों को, कि मुझे ट्रेवल करना है, तो जितनी आसानी से हो सके मैं अपने डिजाइन को पैक करूं, उसको इस तरह से डिजाइन करूं कि 3-4 ट्रंक जाके खोलूं तो पूरी दुनिया क्रिएट हो जाए स्टेज के ऊपर। तो इसी तरह से मैंने जब नोरा रिचर्ड पे नाटक किया, नोरा, तो आपने शायद देखा नहीं होगा, तो नवनिद्रा जी उसमें नोरा का रोल करती हैं, नवनिद्रा बहल। तो उसको, उसमें भी मैंने जैसे ही नोरा के घर को मैंने स्टडी किया कि वो किस तरह के कलर्स यूज करती थी, वो कहाँ से लाती थी, तो मैंने पूरा पढ़ा उसको। तो मुझे पता चला कि वो जो गांव के लोग जो घरों में कपड़े बनाते थे, घरों में जो टोपियां सिलते थे, घरों में जुराबे बनाते थे, वो यूज करती थी, टाट यूज करती थी, हाँ टाट, है ना। तो वो उसके कर्टन यूज करती थी। तो मुझे वहां से कुछ कुछ आइडिया हुआ कि यार ये चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये घरों में यूज हो सकती है तो व्हाई नॉट इन थिएटर, है ना। तो ये थिएटर में इसको क्रिएटिवली अगर अपने फील देकर मीनिंग के साथ यूज करेंगे तो वो बहुत खूबसूरती बनेगी। और उस खूबसूरती के बस एक बहुत खूबसूरत जो एग्जांपल, जो आप शुरू में पोइट्री की बात कर रहे थे, तो मैंने सुजीत पात्र की जब पोइट्री की, तो पात्र साहब आज तक हमेशा मुझे वो प्ले किए 30 साल हो गए, मगर फिर खर्च करे उसका नाम रखा था मैंने। सर वो पोएट्री वो जो नज्म है उसकी आप जो पंक्तियां हैं वो क्या दोहरा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो छोटी सी पोइम थी, 4-5 शब्दों की पोइम है, 4-5 लाइनें भी नहीं है। तो वो क्योंकि आतंकवाद के दौर में उन्होंने लिखी थी, मातम हिंसा मौत बेबसी ते अन्या इन्हें आजकल मेरे 5 दरियावां दे नाम। दैट्स ऑल, ये पोइम थी। मातम हिंसा मौत बेबसी ते अन्या इन्हें आजकल मेरे 5 दरियावां दे नाम। तो मुझे यहाँ से आइडिया मिल गया कि मातम का रंग कैसा होगा, है ना। तो मातम, हिंसा का रंग कैसा होगा, बेबसी का रंग कैसा होगा, अन्याय का रंग कैसा होगा। तो मैंने उन रंगों को पकड़ना शुरू किया और उसका एक विजुअल तैयार किया
तो उन दिनों क्योंकि मैंने 84 भी देखा, वो सारा कुछ, तो मैंने दिल्ली के वो दंगों का जो पूरे का पूरा कत्लेआम का वो मेरे सामने था, कैसे जो पगड़ियां थी वो जली हैं उसमें। तो पंजाब पगड़ी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, दुपट्टा और पगड़ी के साथ, है ना। हाँ। तो मैंने उसमें 5 पगड़ियां यूज की थी, पगड़ी का फैब्रिक यूज किया था। तो वो 5 दरिया बन गए, वो 5 पगड़ियां जो। क्या बात है, क्या बात है। तो पंज पगड़ियां 5 दरिया पंजाब के हो गए, पंजाब पंजाब हो के गया। 5 दरिया। तो वो 5 दरिया जो है उनके कलर्स को मैंने, हिंसा का कलर जैसे रेड, ब्राउन, ब्लैक, और मातम जो व्हाइट हम मातम में यूज करते हैं, है ना, उस तरह के कलर्स देखकर उनके बीच में मेरे एक्टर्स चलते हैं, उन दरियाओं के अंदर चलते हैं, जिगजैग करते हैं, है ना, कुछ बॉडी मूवमेंट के साथ। और केवल सर, जब भी ये बात होती है ना रंगों की, तो मुझे किसी फिलोसफर की कुछ बातें याद आती हैं कि जो जो रंग हैं वो स्त्री मन के बहुत करीब होते हैं। स्त्री मन संवेदना थोड़ी सी, जो मर्द मन है उससे ज्यादा उसकी संवेदना होती है। इसलिए जो नानक कबीर जब कोई बहुत गहरी बात करते हैं तो वो स्त्री वॉइस में करते हैं, इसीलिए वो अर्धनारीश्वर। और ये बुल्ले शाह कंजरी, वो कहता है मैं कंजरी बन गया हूँ। तो ये जो पंजाब का जितना कल्चर है उसमें हम स्त्री मन मनफी रहता है और मर्द मन रहता है। तो जो जो रंग जब चुनते हैं तो उसमें एक जो एक सृजनहार है, जो एक नाट्यकार है, उसका स्त्री मन कितना काम कर रहा होता है वहां पे, क्योंकि इतने जितने आप रंग इस्तेमाल करते हैं वो आप मेल माइंड से तो नहीं कर पा रहे, मैं कर सकोगे मुझे पता है, आप होता ही नहीं, होएगा नहीं ये। तो वो संवेदना कहाँ से आती है ये सारी? हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगता है कि जो संवेदना है ना, जो थिएटर वाले होते हैं, हम लोग जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो आर्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो पेंटिंग वाले लोग हैं, पेंटिंग वाले लोग भी तो इतने कलर्स यूज करते हैं ना, बहुत सारे कलर्स उसमें, एक कलर का ऐसे स्ट्रोक देने से, एक स्ट्रोक देते हैं तो पूरी की पूरी पेंटिंग चेंज हो जाती है। जैसे मैं लाइटिंग करते करते कोई एक कलर की एक स्ट्रोक हल्की सी बीच में डाल देता हूँ, तो पूरा विजुअल चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि मैंने पेंटिंग बहुत स्टडी की, तो वो कलर्स मेरे दिमाग में वो रहते हैं। तो वो कलर्स मैंने बाजारों में भी देखे हैं। एक तो अमृतसर के आप बाजार जानते हैं, जो गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ जो बाजार है, छोटे छोटे बाजार है, उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, चाहे वो परांदियों में हो, चाहे दुपट्टों में है, चाहे फैब्रिक में हो, है ना। तो चाहे वो हम लोग घर में जो हल्की से वो पंखा यूज करते हैं, हैंड फैन जो होता है ना, तो उसमें एक कलर्स होते हैं, उसमें एक मूवमेंट होती है। तो वो कहीं ना कहीं वो संवेदना जो थी ना कलर्स को लेके, वो मेरे अंदर है, वो संवेदना कि वो मैं झट से मेरी आंख पकड़ लेती है कि ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा एक्टर है, और करेक्ट इस एक्टर को कैसी लाइंस चाहिए, चेक चाहिए, प्रिंट चाहिए, इसको प्लेन चाहिए। तो उसके बॉडी को इमीडिएटली मैं स्टडी कर लेता हूँ एक्टर को, और उसको कैसा करेक्टर देना है, तो वो उसके कॉस्ट्यूम में वो सारा कलर्स में ढूंढ लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये संवेदना हमें तो हमारे कल्चर में मिल जाती है कि हम अपनी जब माँ से, बहन से अपने घरों में गीत सुनते हैं, फोक सुनते हैं, हम जब गुरमीत बाबा को स्टेज पे खड़े सुनते हैं, जुगनी सुनते हैं, जुगनी सुनते हैं, तो उसमें कितने कलर्स आ जाते हैं, वो उसकी आवाज में इतने कलर आ जाते हैं कि वो हमारी संवेदना का हिस्सा बन जाते हैं। सही। तो केवल सर, हाँ केवल सर, मेरे पास हमारे 2 पेज जो शहर पे हम लाइव जा रहे हैं, और साथ के साथ हमारे एक एसोसिएट पेज है पंजाबी नामा, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके जी। और दूसरा मैं कांक्षा जो हमारी हमारी टीम है, जो एडमिन टीम है, और प्रभाकर सर, आप भी हदायत दे सकते हैं, बीच में आप इंटरफेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही पेज पे मैं पढ़ पा रहा हूँ जितने हमारी टिप्पणी मेरे पास आ नहीं रहे, मेरे पास क्वेश्चन नहीं आ रहे सर, मेरे पास भी, मैंने भी एक्स्ट्रा खोला हुआ है। अच्छा। हाँ, तो इसमें क्योंकि ये मेरे पास पंजाबी नामा के कुछ हैं, और सर उनकी प्रेज वो कर रहे हैं कि आपका जो रंगों का वो है वो बहुत बाकमाल होता है हमेशा ही। उनमें से कुछ लोग हैं
सिंह परमवीर हमारे वो बोल रहे थे कि पंजाबी में बात करोगे तो अच्छा लगेगा। अब उनको पता नहीं था कि हम शहर हिंदी पे जा रहे हैं। तो पंजाबी नामा जो पेज वाले बोल रहे हैं कि सबराजवीर कमाल का लिखते हैं, और आप जब उनको डायरेक्ट करते हो तो वो माशाल्लाह वो जो सोने पे और सुहागा जो होता है वो हो जाता है। तो पंजाबी नामा, और कुछ लोग हैं हमारे, एक संजीव अत्री हैं सर, वो हमारे पंजाबी के अच्छे थिएटर करते रहे हैं, ये वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरजीत कौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव अत्री मेरा एक्टर है, वो आय मेरे हाय, साथ भी मुझे काम पता नहीं था, मुझे पता नहीं था। वो कर जुड़े हैं, मनिंदर सिद्धू जी जुड़े हैं, और कश्मीर से हमारे एक दोस्त हैं सोहेल खान, वो हाँ भी हमारा ये देख रहे हैं। और साथ में आकांक्षा, आप कुछ मुझे एक इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो मैं प्रॉपर स्क्रीन पे नहीं आया। अगर आप एंटरफेयर कर लें तो मुझे और केवल सर को आसानी होगी, वरना फिर मैं वही बातचीत में कंटिन्यू रखूंगा। जी, मेरे हाँ, पास एक्चुअली 2 सवाल थे केवल सर के लिए। अगर इजाजत, मैं आपसे बस इजाजत मांग रही थी कि जब आपको मौका मिले तो एक बार मुझे 2 सवाल पूछने का मौका दीजिएगा। प्लीज। जी, केवल सर, मेरा जानने की ये इच्छा थी कि पंजाब का अपना एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस स्पेस भी काफी अच्छा रहा है। मतलब जैसे एक तो प्रोसीनियम थिएटर एक अलग तरीका हो गया, लेकिन ट्रेडिशनली भी हम पंजाब में काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस देख सकते थे। जैसे आपने मरासियों का जिक्र किया था, हम भांड की बात करते हैं, जिनको आज हम बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते, लेकिन परफॉर्मेंस स्पेस में उनका काफी ज्यादा योगदान रहा है, बहुत पुराने समय से रहा है। तो आज उनकी सिचुएशन इतनी खराब क्यों है, या उनको गालियों के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? और ये मेरे ख्याल से सिर्फ पंजाबी का ही प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी बेल्ट में भी मान लीजिए नौटंकी हो गई या स्वांग हो गया, उनको भी हम बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते आज। तो क्या कारण क्या रहा होगा इस सब का? मुझे लगता है कि ये जैसे हमारे यहाँ पे नकाल भी थे, नकाल शैली बहुत फेमस रही है। तो मैंने, क्योंकि मैं लाहौर में बहुत गया हूँ अपनी परफॉर्मेंस लेके, तो मैंने आज भी देखा वहां पे नकाल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। मैंने उनके बहुत सारे प्लेस देखे हैं, वो स्टेज पे इम्प्रोवाइज करते रहते हैं और 2-2 3-3 घंटे तक कंटिन्यूसली वो एक मलंग ट्रेडिशन भी है उधर, वो मलंगियां दे भी मलंग वाली अलग है, मगर ये पूरी थिएटर के साथ है जो नकाल है। तो भांड और मरासी भी बिल्कुल उसके साथ ही चलते हैं, मगर भांड मरासी की जो ट्रेडिशन को अभी हमारे जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उन्होंने उठा लिया है। आप हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन को 2-2 लोगों को देखिए, वो वही काम कर रहे हैं जो भांड मरासी करते थे। मगर जबकि भांड मरासी का फ्लेवर डिफरेंट था, उनके पास एक ओरिजिनलिटी थी भांड मरासी है, जो हमारे पास अभी ओरिजिनलिटी नहीं रही है। मैं तो बहुत सारे नाटकों में उनको यूज किया है, कि उनके स्टाइल को यूज किया है, कुछ जगह पे उनको ओरिजिनली भी लेकर आया हूँ अपने नाटकों में। मैंने जो ढाडी ट्रेडिशन है हमारी, कविशल ट्रेडिशन है सिंगिंग, उनको भी मैंने अपने प्लेस में म्यूजिक के तौर पे यूज किया है। मगर ये एक पूरे का पूरा जब बंटवारा हुआ था ना, बंटवारे ने बहुत चीजें तोड़ी थी। जो हमारा ओरिजिनल जो भांड मरासी नकाल, ये सारी की सारी शैलियां पाकिस्तान में रह गई। सर इसका ये वो मजहब के साथ के वो मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी से आते, इसलिए उनको माइग्रेट होना पड़ा उस तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्टली मुस्लिम थे उसमें, मगर और वो ज्यादा लाहौर से जुड़े हुए थे। लाहौर सरगोदा वाली साइड पे वो काफी लोग थे, और उसके बाद तो ये माजा बेल्ट थी जिसमें ये लोग थे। मगर यहाँ से भी वो लोग माइग्रेट हो गए, यहाँ से भी बंटवारे के साथ ही वो लोग। तो इसका एक कारण ये भी रहा कि वो लोग वहां, हमारे यहाँ बहुत कम है। जैसे नीलम मानसिंह अपने थिएटर ग्रुप में नकाल को यूज करती हैं, उनके सिंगिंग को लेती हैं, वो एक ग्रुप बचा हुआ है। कुछ एक इधर संगरूर वाली साइड पे 2-4 ग्रुप है जो नकाल के बचे हुए हैं, मगर वो भी अभी बहुत कंटिन्यूसली काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको इतना मौका ही नहीं मिलता है। सर इसका ये कारण है, जैसे नीलम मान सिंह उनके सभी नाटकों में वो मुंदरी एंड ग्रुप जो करते हैं सारा, एंड क्या जो हम रिकॉर्डेड म्यूजिक ये फॉर्म यूज करते हैं, इसका कारण ये भी है कि हम उसको जो असली जो कलाकार है उसको उनकी लेने की बजाय एक रिकॉर्डेड फॉर्म हम उठा लेते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक में दे देते हैं।
उनको इजी लगता है आजकल? नहीं, मुझे लगता है कि अगर इसको यूज करना है नाटक में, थिएटर में, तो उसको लाइव ही, ओरिजिनल ही यूज करना पड़ेगा, है ना। तो रिकॉर्डेड तो उसमें थिएटर में तो यूं भी रिकॉर्डेड कहीं वो मैच ही नहीं करता है ना, तो कहीं भी वो सही मैच, बात है, बिल्कुल नकली नकली सा नकली लगता वो है। नजर आता है, पता चलता है ना। केवल सर, जी मैं तो रोकूंगा, मैं कांक्षा तो ही सवाल पूछूंगा। कांक्षा, जी शहर वाले जो जितने भी हमारे जितने अपडेट्स आ रहे हैं, प्लीज अगर आपके सामने हो तो उनमें कोई है, कोई दोस्त का कोई सवाल ऐसा, तो वो सर से, केवल सर से कर सकते हैं आप। जी, हमारी टीम से एक्चुअली एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी कमर्शियल मतलब थिएटर को हम बहुत अच्छे से कमर्शलाइज नहीं कर पाते, स्पेशली हिंदी बेल्ट में, और मुझे लगता है कि पंजाबी बेल्ट का भी यही एक इशू है। यही हाल। हम लोग भी जब कभी परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो हमको मतलब ये अथॉरिटीज ही कह देती है कि टिकट्स तो नहीं ही बिकेंगी, ये तो मतलब गिवन सिचुएशन है आपकी। और एक ऑडिटोरियम का किराया अगर मान लो, आई थिंक चंडीगढ़ में पंजाब कला भवन इज दी चीपेस्ट, जिसका 8,000 रुपए किराया है, लेकिन आप वो पैसा भी नहीं निकाल सकते, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट ही जाएगी। टैगोर थिएटर का तो और भी ज्यादा है। टैगोर थिएटर और भी ज्यादा है, और वहां पे स्पेस लेना एक्चुअली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ऐसे में क्या हमें कुछ पॉलिसी लेवल पे चेंजेस लाने की जरूरत है, या हमको सोशल अवेयरनेस की जरूरत है, या थिएटर को खुद ही कुछ चेंज करने की जरूरत है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और 100 रुपए का ही टिकट खरीदें, लेकिन टिकट खरीद कर आए, ये पास कल्चर या फ्री कल्चर ना रहे। बिल्कुल, जैसे हमारे अमृतसर में तो ये एक ट्रेडिशन बन गया कि हम लोग जो नाट्यशाला में काम करते हैं, तो हमारे बहुत, अभी तो इस ट्रेडिशन को लगभग 20 साल हो गए कि हम लोग टिकट लगाते हैं। 100 रुपया, 150, 200 रुपया टिकट होती है। ये शुरुआत हमने 20 रुपए से ही की थी। तो जैसे हमने शुरुआत की थी 98-9 में, तो उस वक्त हाँ 98 में, तो उस वक्त 20-30 रुपए टिकट होती थी। तो हम लोग टिकट नहीं बोलते थे, हम उसको पास कहते थे कि आप लोग नाटक देखिए, 30 रुपए दीजिए और जाते हुए 30 रुपए वापस ले जाइए। अगर आपको नाटक अच्छा लगा या बुरा लगा, मगर आपका है 30 रुपए ले जाइए। एक डिसिप्लिन के तौर पे शुरू किया था। फिर लोगों ने कहा अरे आप इतना अच्छा दिखा रहे, हम क्यों वापस लें। तो वो एक ट्रेडिशन बन गई कि वो 20-30 रुपए 100 रुपीज हो गए, 150-200 रुपए तक अब लोग उसमें खर्च करते आते हैं। उसमें खर्च करके मुझे लगता है कि ये कमर्शियल कभी उस तरह से तो हो नहीं सकता है, ये तो आप भूल ही जाइए। यानी प्रोफेशनल होना और कमर्शियल होना ये दो चीजें हैं। जी जी केवल सर, हमारे साथ ये शहर के एडमिन सर और प्रभाकर सर भी साथ में जुड़े, मेरे ख्याल वो उन्होंने भी अपना माइक अनम्यूट कर लिया है, तो हाँ, उनके सवाल जहन में होंगे। मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ, प्रभाकर साहब प्लीज तुसी भी, आप भी पूछ सकते हैं। जी जी, कई सारे लोग हैं जो हमारी बातचीत से जुड़े हैं और सब लोग बातचीत को एंजॉय कर रहे हैं, नमस्कार बोल रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं अपना केवल सर को। कई लोगों ने नमस्कार कहा है नमस्कार, थैंक कई यू। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे सुमित हैं, सुमित श्रीवास्तव हैं, अजीत राय हैं, रवि रंजन हैं, रोहित कुमार हैं। काफी लोग जो है जो जुड़े हुए हैं आपसे बातचीत करने में। मेरा एक सवाल था, एक नहीं इनफैक्ट दो सवाल है, अलग अलग सवाल है, और सवाल नहीं है मतलब रुचि है जानने में। जैसे गार्गी जी का नाम आपने बहुत बार लिया, बलवंत गार्गी का। बलवंत गार्गी का जो योगदान है भारतीय रंगमंच को आगे बढ़ाने में, सिर्फ पंजाबी थिएटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम लोग जो पंजाब से इतर, मैं बिहार में पला बढ़ा और दिल्ली में थोड़ा बहुत थिएटर किया है, लेकिन हम लोग बलवंत गार्गी के काम से परिचित थे। उनका कोई काम हम लोग देख नहीं पाए अपने जीवन में, लेकिन उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं, उनका जो कुछ नाटक है, उससे हम लोग परिचित हैं। लेकिन उनका काम थिएटर किस तरीके, उनका एक आर्टिकल है जो नाटक उन्होंने शायद मिर्च कटिक का मंचन उन्होंने अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में किया था शुरुआती दौर में, 1957 या उसके भी पहले की बात होगी, 54 की बात होगी शायद। उसका एक जिक्र मैंने कहीं पढ़ा था, और वो बहुत आकर्षित करता है मुझे उनका लेख, और जिस तरीके से उन्होंने उस संस्कृत नाटक का मंचन किया था, उनका जो सेट बनाया और जिस तरीके से एक पूरा परिवेश रचा था। संभव हो आपने देखा हो उनका कोई काम, या फिर आप जिक्र करना चाहे वो किस तरह के इंसान थे, किस तरह का काम था, किस तरह का अप्रोच था उनको चीजों को लेके।
एक्चुअली गार्गी साहब का क्योंकि काम तो मैं भी नहीं देख पाया, मैं तो जब मैं इस फील्ड में गार्गी साहब का काम जो था 70s तक तो था, 75 तक, उसके बाद खत्म हो गया था। क्योंकि जैसे ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ड्रामा डिपार्टमेंट है, इंडियन थिएटर, ये गार्गी जी ने बनाया था। तो ये शुरुआत तो पहले एक छोटे से कमरे में उन्होंने कहीं की थी, तो ओपन एयर थिएटर की बैक स्टेज की थी। मगर मैंने क्योंकि ये सारे ये नीलम मान सिंह ये उनके शायद पहले, रानी बलवीर उनके पहले स्टूडेंट्स थे शायद। हाँ बिल्कुल, मैं वहीं पे बात करने जा रहा था, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली रानी मैम से बात की थी गार्गी जी के बारे में, बहुत लंबी बात हुई ऑनलाइन उनके साथ। तो उन्होंने जिस तरह से डिस्क्राइब किया, और लोग भी, जैसे चन्नी जी के साथ भी बात हुई पहले, तो बहुत सारे लोगों ने कि गार्गी ने बहुत सारे प्लेज अपने किसी गांव के पूरे घर को लेकर, जो उस घर को इस तरह से डिजाइन किया कि पूरा नाटक वहीं खेला उन्होंने घर के अंदर, कि बड़ा सा आंगन लेके, तो वहां पे मिनिस्टर्स जा रहे हैं और शहर से लोग जा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी चीजों को डिजाइन किया, और हर चीज में डिजाइन, कॉस्ट्यूम में, उनके ज्वेलरी में, हर प्रॉपर्टी में उनका, अगर उनके पुराने प्लेस की आप फोटोग्राफी देख लें तो आपको हैरान रह जाएंगे कि उस वक्त इतना कमाल का एक पूरे का पूरा एस्थेटिक उसमें मिलता है। एस्थेटिक का कितना ध्यान रखते थे वो। तो इस तरह का उनका थिएटर था, क्योंकि उनके जब हम थीम देखते हैं, कणक दी बल्ली, लोहा कोट, सौतन जैसे प्ले है ना, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जितना भी स्टडी किया था बाहर जाके, फॉरेन में जाके अपने जो नाटक खेले हैं, तो उन्होंने उसी तरह से उनको एक ग्रैंड लेवल पे, क्योंकि वो दिल्ली का थिएटर देखते थे, तो इसीलिए वो बीवी कारंत को लेकर आए चंडीगढ़ में। रॉबिन दास ने उनका प्ले डिजाइन किया, उन्होंने अलकाजी जी के साथ मिलकर काम किया। सो उन्होंने इस तरह से सीखा काफी कुछ। सो उनका काम जो था, सो उनके जो दूसरे लोगों की बातों से, सबसे, कि उनकी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त थी, कि उन्होंने क्योंकि शुरुआत की थी और 2-3 लोगों के साथ ही मिलकर उन लोगों ने डिपार्टमेंट चलाया था। वो ज्यादा लोगों को लेने के हक में रहते नहीं थे, फैकल्टी बड़ी नहीं रखते थे, वो थोड़े लोगों के साथ वो कहते थे जितने थोड़े होगी फैकल्टी उतना अच्छा काम होगा, हम लोग बिजी रहेंगे उसमें तो ज्यादा काम कर पाएंगे। इस तरह का उनका एक काम था। और क्योंकि उनके काम जब भी सुनने में आता है तो तो हमेशा एक ग्रैंड सिनारियो जो है वो नजरों के सामने आ जाता है उनके काम का जो। जी जी, दूसरा, आप चूंकि गुरशरण सिंह के साथ आपने लंबा समय गुजारा है, साथ में काम किया लगभग 10 साल जैसा कि आप बता रहे थे, तो वो उनके कई नाटक, हम लोग जब हिंदी बेल्ट में भी नुक्कड़ नाटक करते थे, मैं भी नुक्कड़ नाटक आंदोलन से निकला हुआ आदमी हूँ, और बिहार में लगभग पूरे बिहार में घूम घूम के नुक्कड़ नाटक करता रहा अपने जमाने में। तो उनके कई नाटक हम लोग ने बिहार में भी कई बार खेले, कई जगह पर उनके नाटकों के मंचन हम लोगों ने किए। और वो एक ऐसी शख्सियत है पूरे भारतीय रंगकर्म का, जो सत्ता के सामने सबसे लंबे समय तक टिक के अपनी रीढ़ खड़ी रख के वो आदमी थिएटर करता रहा, लड़ता रहा, और हमेशा जान हथेली पे लेके थिएटर करता रहा। सबसे बड़ी बात ये कि हमेशा ये खतरा उनके सामने मौजूद था कि कब उनको मार दिया जाए, गोली मार दी जाए, या किसी और प्रकार का हमला उनके ऊपर हो। उसके बावजूद वो एक ऐसा इंसान रहा, ऐसा सख्त रहा, रंगकर्मी रहा, जो कभी नहीं टिका, और जीवन पर्यंत अपना काम जो है उसी जोशो खरोश से, उसी ईमानदारी से और उन्हीं मूल्यों के साथ करता रहा। तो आप जो है अगर थोड़े विस्तार के साथ उनके काम के बारे में हमें बता पाते तो बड़ा अच्छा लगता। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि गुरशरण जी का काम जो था ना, वो पूरा का पूरा एक अचानक से कोई गुरशरण सिंह नहीं बन सकता है। उसको बहुत साल लगते हैं गुरशरण सिंह बनने में। कि गुरशरण सिंह 47 से पहले पैदा होते हैं, वो देश का बंटवारा देखते हैं, देश के बंटवारे में जो लोग उजड़ के उधर से इधर आए, यहाँ खालसा कॉलेज में उजड़े हुए लोगों का एक कैंप लगता है, वो कैंप में सेवा करते हैं, वो इंजीनियरिंग करते हैं, है ना, बीएससी वो सीमेंट टेक्नोलॉजी में पास करते हैं, एमएससी करते हैं, वो बड़े ऑफिसर बनते हैं। भाखड़ा नंगल डैम जो बनाने वालों में गुरशरण सिंह एक थे, एक इंजीनियर वो भी थे। तो उन्होंने वहां पे रहते हुए उन्होंने जो मजदूरों के साथ जो ऑफिसर्स का बिहेव देखा, तो उस चीज ने उन्हें चैलेंज किया
कि उन्होंने कहा कि जैसे वो कल्चर प्रोग्राम होना था तो ऑफिसर्स ने मना कर दिया कि ये लोग तो डिजर्व नहीं करते हैं, इनको नहीं दिखाएंगे, ये खाली ऑफिसर्स के लिए सुरिंदर कौर गाएंगी और लालचंद यमला जट गाएंगे। तो गुरशरण जी को लगा कि ये तो चैलेंज है, तो उन्होंने फिर खुद अरेंज किया, फिर खुद नाटक लिखने शुरू किए। और वो बड़ी खूबसूरत बात बताते हैं कि वो भाखड़ा नंगल जब बन रहा था, डैम के ऊपर खड़े हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक दरिया का पानी जो इस तरफ जा रहा था राइट साइड, तो उधर नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने बांध बना के उसको लेफ्ट साइड पे ले गए। तो उन्होंने कहा कि ये बात मुझे लगी कि अगर हम दरियाओं का रुख मोड़ सकते हैं तो जिंदगी का रुख क्यों नहीं मोड़ सकते, जिंदगी क्यों नहीं चेंज कर सकते। अगर हम दरिया चेंज कर देते हैं कि इधर नहीं जाएगा इधर जाएगा, तो हम जिंदगी को क्यों नहीं चेंज कर सकते। तो ये चीज बहुत मोटिवेशनल थी। तो उन्होंने नंगल में थिएटर शुरू किया, अमृतसर में आकर उन्होंने इतना थिएटर किया। वो पहले ना ऐसे डायरेक्टर थे कि जिन्होंने पंजाबी के सब नाटककारों के नाटक खेले। उन्होंने गोरकी को खेला, उन्होंने बैकेट को खेला, यानी अंग्रेजी के पंजाबी के। मगर फिर एक ऐसा दौर आया कि उनको लगा कि जो शहर की ऑडियंस है इनको बुलाना पड़ता है कि आओ हमारा नाटक देखो और ऑडिटोरियम में आओ। तो वो फिर अपने थिएटर को लेके गांव में निकले कि उन्होंने कहा मैं विलेज थिएटर करूंगा। तो विलेज में जब वो थिएटर लेकर गए तो विलेज में जाते ही उनको 2000-4000 लोग देखने आते। तो उन्होंने कहा असली ऑडियंस तो यहाँ बैठी हुई है कि अगर ये लोग थिएटर देखने के लिए नहीं आ सकते तो थिएटर इनके पास जाएगा। तो फिर उन्होंने पूरी जिंदगी गांव में थिएटर किया। मैंने भी जितना थिएटर किया उनके साथ गांव में ही हम लोग करते रहे। तो पंजाब के लगभग अभी 12,500 गांव है, तो उन्होंने 12,500 गांव में ही थिएटर किया। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां गुरशरण सिंह नहीं गए। उन्होंने छोटे छोटे वो कार्ट जो गाड़ियां हैं वो लेके, बैलगाड़ी लेके उनके ऊपर स्टेज बनाकर भी थिएटर किया। लोगों के घरों में जाकर छोटी छोटी जगह पे थिएटर किया। यानी वो बहुत एक्चुअली जो आपने डर की बात की थी, वो सत्ता से डरते नहीं थे बल्कि सत्ता उनसे डरती थी। ये हमेशा रहा। सरकार गुरशरण सिंह से डरती थी कि गुरशरण सिंह पता नहीं कब क्या पोल खोल देगा हमारी, तो वो कुछ कहते उनके सामने सामने ही बोल देते, उनके सामने कह देंगे। कोई मुख्यमंत्री बैठे हैं या कोई और ऑफिसर बैठा उनके सामने उन्हीं के बोल देते थे उनके। अरे बरनाला साहब की जब हुकूमत थी तो 85 की बात है, तो चंडीगढ़ में फेस्टिवल हो रहा था, सद्भावना फेस्टिवल था। तो बरनाला साहब सामने बैठे, गुरशरण जी का प्ले हम लोग उसमें गा रहे थे और उसमें लाइन थी बरनाला दिल दा काला मैं इहदे नाल नहीं जाना। वो चंडीगढ़ बरनाला, और बरनाला सामने बैठा हुआ है। और ये सोचो क्या सिचुएशन होगी उस वक्त। सो इस तरह से वो कभी इमरजेंसी के खिलाफ वो खुद इतना खुल के बोले, इतना कि उनको जेल भी हुई, उनकी नौकरी चलेगी। उन्होंने 3 महीने पूरे जेल में रहे। तो मगर उन्होंने परवाह नहीं की कभी भी। ऐसी उनको दुनिया भर के अवार्ड मिले, दुनिया भर में प्यार मिला। उनके नाटक 200 के करीब उन्होंने नाटक लिखे, 200। तो मैंने उनके सारे प्लेस पब्लिश किए, मैंने वो सारे किए हैं। तो यानी वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे। वो हर हालात में थिएटर को थिएटर 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 उनका यही एम होता था। डिसिप्लिन के मामले में और ईमानदारी के मामले में वैसा आदमी कोई दुनिया में हो नहीं सकता है। कि मैं 78 में मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पहले शोज के मुझे 20 रुपए मिले उनसे। 20 रुपए उस जमाने में बहुत होते थे, बहुत 20 रुपए। और उस 20 रुपए से आज तक मेरा अकाउंट चल रहा है। मैंने उसी 20 रुपए से मैंने अकाउंट खोला था। तो यानी वो हर पल वो पैसे, एक एक पैसे का हिसाब, वो कमाल। वैसी पर्सनैलिटी दुनिया में बार बार आती नहीं है धरती पे, है ना। तो गांव में कहीं भी सो जाते थे, तो कहीं भी स्टेज पे शो के बाद सो जाते थे। हमारे साथ 5 किलोमीटर लंबा सफर पैदल चलते थे। वो कंधे पे बड़ा थैला होता था, तब हम भी थैले में ही कॉस्ट्यूम, किताबें, प्रॉपर्टी लेकर चलते थे। 20-25 किलो का थैला होता था।
तो 5-10 किलोमीटर हम लोग गांव में चल के आगे आगे चलते थे। तो इस तरह का वो आदमी कि वो बस में सफर करते हुए नाटक लिख रहा है। सर केवल सर कि वो नाटक लिखते हुए उनके पास कागज नहीं है, तो बस की टिकट के पीछे भी वो लिख लेते थे उनको जो केवल सर प्रभाकर सर ਅਸੀਂ फ्री करना उन्होंने टाइम दे नेड़े तेड़े ने हाँ, लेकिन मुझे पता है प्रभाकर सर आपके मन में और भी सवाल हैं और एक सवाल जरूर करूंगा, छोटा ही है मेरा, एक सवाल और करूंगा। चलो करो। हाँ, ये मेरा अपना निजी ये है कि पंजाब जो है क्रांतिकारियों की धरती रही है। आजादी का आंदोलन से देखें, उसके पहले से उसके बाद तक जो है पंजाब वीर सपूतों का देश, पंजाब जो है क्रांतिकारियों का देश। वो पंजाब कहाँ खो गया है? ये चिंता जो है मुझे लगती है थोड़ी सी। अब पंजाब कनाडा माइग्रेट हो रहा है। अब कनाडा में पंजाब बन गया है, ऑस्ट्रेलिया में पंजाब बन गया है। वहां पे जो हमारे पास एक्चुअली दूसरी तरफ से ना व्यापारी लोग बहुत आ गए हैं पंजाब। आ गए, सही बात। बहुत, उन्होंने इतनी पैसे की चमक दमक दिखाई और इतने बड़े बड़े मॉल बना दिए पंजाब में, इतने बड़े बड़े मॉल। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग मॉल से खरीद के आ रहे हैं या खुद बिक के आ रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं चल रहा है उसमें। तो हम लोग बड़े बड़े थैले लेकर निकलते तो हैं, मगर पंजाब नो डाउट जो आपने कहा है ये बिल्कुल खाली हो रहा है पंजाब। तो ये चिंता का विषय है। हम लोग तो लगे हुए हैं अपने नाटकों के थ्रू, अपने गानों के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू हम लोग ये चिंता करते रहते हैं कि पंजाब के जो यंग लोग हैं वो पंजाब में रहें, पंजाब का फिक्र करें। पंजाब में बहुत कुछ है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी हारना नहीं चाहिए। पंजाब के लोग हारते नहीं है कभी भी। पंजाब तो बाबा नानक की धरती है, बाबा बुल्ले शाह की धरती है, भगत सिंह की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, जिन्होंने लड़ना सिखाया, मरना की धरती है। हाँ, हमारे लिटरेचर में पास जैसे लोग हैं तो उनकी धरती है जिन्होंने इतना कुछ दिया है ना। तो हारना नहीं चाहिए, हमें सही। प्रभाकर सर, अभी केवल सर ने बोला है कि समाप्त नहीं हुआ अभी कुछ भी, और ये बातचीत भी हमारी समाप्त नहीं हुई। इसको हम अभी, इसको मैं सोचता हूँ कि ब्रेक है ये, क्योंकि बहुत सी बातें हैं। केवल सर से तो कई घंटों बात हो सकती है, थिएटर के बाबत, फिल्मों के बाबत, स्क्रिप्ट और डिजाइनिंग, ये सारा रंगमंच के लिए। लेकिन इन्होंने हमें एक शुरू में बोला था कि इनको अभी 4:45 के आसपास इनको फ्री करना, और मैंने बोला कि मैं पहले ही कर दूंगा, लेकिन बात इतनी लंबी निकल गई कि सवाल ऐसे लगता है अभी शुरू ही किए थे हमने। हाँ, क्योंकि इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इनका तजर्बा, इन्होंने बताया वो कब से ये किताबें और ये सारा इनका जितना भी जिंदगी का जो भी इनकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे। और ये मौका मैं बड़े सालों से इनका, मैं खुद फैन रहा हूँ, मैं बड़े सालों से इनको पढ़ रहा हूँ, इनके थिएटर देखे, लेकिन बातचीत करने का मौका मुझे आज मिला। और तेजेंद्र और कांक्षा ने जब कहा कि ये करना है, और बाद में वो बोले हिंदी में करना पड़ेगा क्योंकि ये शहर की पेज पे जाएगा। और बहुत से वो पंजाबी नामा पे जो हमारे लोग देख रहे हैं वो कहते हैं ये बलविंदर और केवल धालीवाल पंजाबी क्यों बोल रहे हैं, इनको क्या हो गया, आज कुछ गड़बड़ होगी क्या। तो उनको बोल रहा हूँ कि हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भारतीय, बिहार, यूपी और जितने भी हमारे ये क्षेत्रीय हैं, हम उस तरफ, आज की बात उस तरफ जा रही है, शहर के जो पेज के माध्यम से। पंजाबी नामा पे जो दर्शक हैं वो सिर्फ उसको एसोसिएट होने के नाते देख रहे हैं, इसलिए वो माफ करेंगे। और सर, मुझे बड़े सालों के बाद आज हिंदी बोलने का मुझे मौका आपने दिया, तो इसलिए मैं भी माफी चाहता हूँ। तो केवल सर, प्रभाकर सर और कांक्षा सर, मुझे समापन करने का अगर आप मेरा एक सवाल है, उसके बाद आप समापन करें। जरूर। आपके सवाल नहीं खत्म होंगे। आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कोई भी जो परंपरा है, कोई एक नाट्य परंपरा है या जो गति है या कोई भी काम जो चल रहा है, वो तभी चल सकता, आगे बढ़ सकता है जब न्यू जनरेशन उसके साथ लगातार जुड़ा रहे, अपना कंधा उसमें दे। बिल्कुल। ऐसा अगर कंधे देने वाले लोग हमारे समाज में न रहें तो वो परंपरा एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। वो उसको 4 कंधे देने पड़ते हैं। जी। तो
तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग जिस परंपरा को इतने मेहनत से सींचने का काम कर रहे हैं, इतने सालों से, 40 साल से, 50 साल से, बड़े बड़े लोग लगे रहे ना पंजाब में नाटक की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, आपको ऐसे लोग दिख रहे हैं फ्यूचर में जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं कि ये परंपरा जीवित रहेगी, आगे बढ़ेगी? केवल 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 सर, प्रभाकर सर से यही सवाल है कि आपको भी ये थिएटर और नए बच्चों में यही जो इनका सवाल है कि कोई उम्मीद नजर आती है, कोई एक किरण नजर आती है? आपने शुरू में बोला कि आप बहुत ऑप्टिमिज्म में विश्वास रखते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे तो हमेशा मैं बहुत विश्वास रखता हूँ कि उम्मीद है। और अभी उम्मीद इसलिए भी है कि मैंने जो इतने साल काम किया, तो अभी कोई एक वक्त था जो 91 के पास का, तो हमारे पास पंजाब में खाली 15 या 20 थिएटर ग्रुप होंगे पूरे पंजाब में। मगर अभी अगर देखें तो हमारे पास लगभग 150 थिएटर ग्रुप है पंजाब में, और यंग लोग हैं, थिएटर कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हमेशा उनके साथ मैं उनका काम देखता हूं। मेरे अमृतसर में 40 थिएटर ग्रुप है, देखिए, सिर्फ अमृतसर में। और मैंने अभी 2 साल पहले थिएटर फेस्टिवल शुरू किया है। सिर्फ अमृतसर के थिएटर ग्रुप जो है पूरा 1 महीना फेस्टिवल करते हैं, उसमें एक ही शहर के पूरे थिएटर ग्रुप जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ये अपने आप में एक यूनिक चीज है, ये हिंदुस्तान में और कहीं नहीं होता है, अमृतसर में होता है। 1 महीने का फेस्टिवल, एक ही शहर के सारे थिएटर ग्रुप उसमें पार्ट। सो इसलिए मैं पूरा अच्छी उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में लोग ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और अच्छा काम करेंगे थिएटर को लेकर, पंजाबी थिएटर को लेकर। और भी अच्छी उम्मीदें, मैं बहुत उम्मीद रख रहा हूं कि अच्छा काम होगा। जी, थैंक यू। थैंक यू केवल सर। कांक्षा और प्रभाकर सर, ये बहुत से सवाल हैं दोस्तों के जो रह गए, जिनको मैं नहीं उठा पाया, केवल सर से नहीं, बहुत ज्यादा हैं और 1-2 ही हो पाए, हमारे बातचीत ज्यादा। और केवल सर, इस उम्मीद के साथ कि किसी रोज हम फिर बात करेंगे, उस दिन हम पंजाबी में बात करेंगे और शहर या रिदम एंड राइम्स वाले को हम एक दूसरी तरफ से देखेंगे। तो प्रभाकर सर, आपने मुझे भी बातचीत करने का केवल सर से मौका दिया, और कांक्षा, आप जितने अच्छे ढंग से ये एडमिन देखती हैं, और ये मेरा शायद आपके साथ तीसरा या चौथा शो है, और बहुत बाकमाल आपकी जो टेक्निकलिटी होती है वो, उसका मतलब मैं बोल नहीं सकता। थैंक यू सो मच आप सभी का। केवल सर, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ, ਰੂਹਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल, जरूर करेंगे। प्रभाकर सर, मेरी टूटी फूटी हिंदी के लिए प्रभाकर सर माफ कर देना। कांक्षा, थैंक यू सो मच। केवल सर, थैंक यू। मिलेंगे फिर किसी दिन, रब रखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।